किस चीज़ ने आपको इतना इंस्पायर किया कि आप इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेके जॉब करने के साथ चल रहे हैं? या स्टूडेंट लाइफ से ही आपने कुछ ऐसा सोचा हो? अगर मैं ये कहूँ कि एकदम से कुछ ऐसा हो गया, वो तो मतलब कहना गलत होगा, क्योंकि आप किसी भी चीज़ में जाइए, आप अपने प्रोफ़ेशन में काम में भी जाते हैं, धीरे-धीरे हम जब काम करते हैं तो धीरे-धीरे हम चीज़ें सीखते हैं। सुशील जी, एक बच्चा है, मेरे दिमाग में बात जी। आती है। अब वो पढ़ना नहीं चाहता, जी, स्कूल भी नहीं जाना जी, चाहता, क्योंकि उसको एक फ्री लाइफ ज़्यादा पसंद है जी। कि मैं खेलूँ, अपना मास्टर करूँ, बैठूँ। ऐसे बच्चे को आप कैसे काउंसल करते हो कि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है तुम्हारी लाइफ का? मेरा रहता है इमोशन से आदमी कुछ भी कर सकता है अगर इमोशनल कनेक्शन है तो। ये जो बच्चे होते हैं, अगर मैं एज अ टीचर, एज अ सोसाइटी का पार्ट इनके पास जाऊँ, समझाऊँ कि मेरे देश को, मेरे समाज को इनकी ज़रूरत है, नहीं समझ में आता। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी बच्चे को आईएएस भी बनाना है ना, तो पहले उस आईएएस का अगर बंगला दिखा दें, उससे अगर मुलाकात करवा दें कि हाँ, ये इसका ये रुतबा है, तो वो ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन कर पाएगा। वो सपना तो दिखाना पड़ेगा ना उसको, पढ़ेगा तो तभी। सिर्फ पढ़ना है, क्यों पढ़ना है उसको पता ही नहीं है। आज मेरे साथ हैं सुशील कुमार मीना जी, फाउंडर मेंबर ऑफ निर्भेद एनजीओ। सर एक इंजीनियर हैं रेलवेज में, तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ टाइम टू टॉक में। सर वेलकम टू टाइम टू टॉक। और करंटली वो एक एज अ सीनियर सेक्शन ऑफिस इंजीनियर काम भी कर रहे हैं रेलवे में, और इसके साथ साथ उन्होंने एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, और बहुत साल से उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो एक बार मैं जानना चाहूँगी सर आपसे निर्भेद के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में। और खुद मैंने उस संस्था को विज़िट किया है और देखने के बाद सच में मुझे लगा कि लोग कितना डिवोटेड हैं, किस तरीके से वो इस ऑर्गेनाइज़ेशन को चला रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि एग्ज़ैक्टली ये निर्भेद क्या है? कुछ आपके बारे में, क्या ऐसा मोटिवेशन फैक्टर है कि आपको अचानक लगा कि इतने काम के बाद और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोज़ीशन में आने के बाद कैसे आप इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं? ये सच में हैट्स ऑफ टू यू। नमस्कार मैम। आपने 1-2 लाइनों में बहुत लंबी मतलब कई सालों की बातें आपने पूछ ली मुझसे। देखिए, निर्भेद फाउंडेशन जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन है हमारी। ऑल्दो निर्भेद तो सिर्फ़ एक नाम है। रियलिटी में एक सोच है, जो कि कुछ कुछ क्या कई सालों पहले मन में, दिमाग में आई थी। उसको एक रूप दे दिया, जिसका नाम निर्भेद है। हमारी जो संस्था है, जो मेन वर्क करते हैं हम लोग, वो अंडर प्रिविलेज बच्चे या इस समाज में ऐसा तबका जो कि ज़रूरत की चीज़ों से वंचित रह गया है। मेनली हम शिक्षा की बात करते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आदमी अपना निकाल ही लेता है चीज़ों को। हमारी संस्था 2015 में मैंने इसका रजिस्ट्रेशन कराया था, और 2015 से लेके आज तक हज़ारों बच्चों को हम लोग पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे तैयार कर चुके हैं और अभी तैयार हो रही है। मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूँ, और अभी मेरी एक्स कैडर पोस्टिंग है विजिलेंस डायरेक्टरेट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ में, जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ। अर्निंग होती है और बच्चों पे हम खर्च कर पाते हैं, और खुल के बच्चों के लिए भी काम कर पाते हैं। बच्चे हमारी संस्था में पढ़ते हैं, और सपना बस एक ही है कि वो हम जैसे बने। अभी तक जितने भी बच्चे हमारे पास में यहाँ रहे हैं, या जो बच्चे हमारे यहाँ से निकले हैं, वो बच्चे या तो कहीं अच्छी जगह काम कर रहे हैं, या मेरी तो कोशिश यही रहती है कि उन बच्चों के अंदर भी हम अपनी जैसी सोच डाल पाएँ, जिससे कि वो समाज में आगे चल के हमारी तरह काम करें, आगे बढ़ें। अभी तक संस्था के टोटल ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, पूरे भारतवर्ष में करीबन 23 सेंटर्स हैं, जहाँ पर करीबन 3600 बच्चे पढ़ते हैं। और उसका ही एक सेंटर है, जैसे कि आपने बताया कि आप भी विज़िट करके आई हैं, इंदिरापुरम शक्तिखंड 4 में। क्योंकि ये मेरे ऑफ़िस मेरे घर के पास भी है, तो इस पर्टिकुलर सेंटर पे तो मैं डेली ही आता हूँ ऑफ़िस आवर्स के बाद में। बाकी जितने सेंटर्स होते हैं, उस पे हम महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में मैं विज़िट कर लेता हूँ, नहीं तो हमारे स्टाफ से कोई ना कोई देखता है। बिहार में चलते हैं, बिहार में पटना में, गया में, बिहार में टोटल 11 सेंटर्स हैं हमारे, लखीमपुर में है। और इसके अलावा बाकी और सेंटर्स और जगह ऐसी हैं, जहाँ पर हम डेली तो नहीं पढ़ा पा रहे हैं, पर हमारी रीच है वहाँ तक। उसमें उत्तराखंड के भी स्कूल्स भी आते हैं, राजस्थान के स्कूल्स भी आते हैं, जहाँ पर हमने अभी लेटेस्ट में शुरू किया है। और प्लान है कि वहाँ पर भी हम वो बच्चों को शिक्षा वाला जो कार्य हम यहाँ कर रहे हैं, जो वंचित बच्चे वहाँ पर हैं, उनको दे पाएँ। बहुत सारे स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, लेकिन जिस हिसाब से
देश आगे बढ़ रहा है, या ये मैं कहूँ कि पूरा विश्व इस समय में जो आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं हमारी जो बच्चों के पास जो रीच है वो शिक्षा की ही नहीं पहुंच पा रही है। तो आज का ज़माना तो एआई का है। तो कोशिश हमारी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और बच्चों को पढ़ा पाएँ और इस चीज़ को हम आगे बढ़ा पाएँ, जिससे कि ये बच्चे भी भविष्य में आगे कुछ कर जाएँ। तो सुशील जी, क्या वो इंस्पायरिंग फोर्स थी कि आपने इतने बड़े मिशन को आप आगे लेके चले? तो क्या कुछ ऐसा घटना थी आपकी लाइफ में, या किस चीज़ ने आपको इतना इंस्पायर किया कि आप इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेके जॉब करने के साथ चल रहे हैं? कुछ आपके साथ हैपनिंग हुई हो, या स्टूडेंट लाइफ से ही आपने कुछ ऐसा सोचा हो? मैम देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि एकदम से कुछ ऐसा हो गया, वो तो मतलब कहना गलत होगा, क्योंकि आप किसी भी चीज़ में जाइए, आप अपने प्रोफेशन में काम में भी जाते हैं, धीरे-धीरे हम जब काम करते हैं तो धीरे-धीरे हम चीज़ें सीखते हैं। मैं जब कॉलेज में भी था तो हम लोग एनएसएस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया करते थे। नेशनल सोशल जी। सर्विस। तो उसमें भी हम लोग जाते थे एनएसएस की तरफ से विलेजेस में, गाँव में, जहाँ पे हमें टारगेट्स दिए जाते थे कि इनको टॉयलेट्स बनाने की कंस्ट्रक्शन का उसका बताओ कि क्यों ज़रूरी है। जब हम लोगों से मिलते थे, बात करते थे ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम टॉयलेट की बात करने गए हैं। जब लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं ना, तो और 50 तरह की समस्या हमारे सामने आती हैं, चीज़ें आती हैं। बट हम स्टूडेंट लाइफ थी हमारी, हम स्टूडेंट्स थे, हमारे पास अपना खर्चा ही लिमिटेड होता है, तो हम किसी की क्या हेल्प करेंगे? तो चीज़ें तो थी कि हाँ, काश मेरे पास भी पैसे होते, मेरे पास चीज़ें होती ना, तो मैं भी मतलब इनके लिए कुछ कर पाता। फिर कॉलेज लाइफ ख़त्म हुई, दिल्ली आए, प्रिपरेशन करी। अब प्रिपरेशन थोड़ी-सी मेरे अंदर भी एक थोड़ी-सी दिक्कत है कि जब मैं कहीं बैठा हूँ, किसी के साथ बात कर रहा हूँ, चीज़ें, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामने जो काम कर रहा हूँ वही है, आस-पास में नज़र जाती है। यही चीज़ कॉलेज में भी थी, यही जब मैं प्रिपरेशन करने गया तो वहाँ पर भी देखता था कि सभी कोचिंग नहीं करते हैं, और वहाँ पे हर बच्चे के पास इतना पैसा नहीं है कि वो तैयारी कर सके। तो क्या हुआ ना कि जब मैं मेरे साथी लोग जो पढ़ते रहते थे, हम बाहर खाते थे। अब स्टूडेंट लाइफ में जहाँ कोचिंग्स होती है ना, जैसे मैं बेरसराय, जीएसराय इस साइड में रहता था, आईआईटी दिल्ली के पास में। बिल्कुल। तो वहाँ पर समोसे की दुकान है, छोले भटूरे की भी है, सब स्टूडेंट वहीं खाना खाते हैं, चीज़ें मिलती हैं। तो पता लगता था कि बहुत सारे लोग हैं जो राजस्थान से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, यानी कि यहाँ तक कि साउथ से भी आते थे। वहाँ सिर्फ रहते थे। वो क्यों रहते थे कि उनको वो माहौल मिल पाए। वो इंतज़ार भी करते थे कि चलो चाय की दुकान पे ही सही, बट कोई आएगा तो उनसे बातचीत होती थी, तो उनको ना इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी, वो अपडेट लेते थे। तो मन में था कि बताइए, अगर कोचिंग या गाइडेंस, मेनली गाइडेंस होती है मैम, कि है ना, बच्चों को सबके पास, हमारे पास दिमाग तो सेम ही रहता है। एक फोर्स, एक सपोर्ट चाहिए होता है कि बच्चा ना उस दिशा में चल पाए जहाँ पे वो ना भविष्य बना पाए। तो हम लोग भी देखते थे कि ठीक है, हमें तो फीस चाहे वो कैसे भी जुगाड़ करी हो, फादर ने जीपीएफ के पैसे से ही कराओ, बट हमें तो कोचिंग करा दी। हाँ, गवर्नमेंट सर्वेंट्स है तो ना मैम? ऐसे ही करते हैं, और कोई हमारे रास्ता फादर ने तो नहीं। मैम चाहे प्लॉट लिया हो, मकान लिया हो, तो भी जीपीएफ था। सिस्टर की कोचिंग कराई, मेरी कोचिंग कराई, जीपीएफ। तो सोचते थे कि शायद इनके पास वो भी नहीं है। तो ऐसा था कि हाँ, हम कुछ बने तो ज़रूर करेंगे। उसके बाद मैंने खुद 2012 में मेरी जॉइनिंग है रेलवेज़ की। सिलेक्शन तो 11 में हो गया था। देन 13 में मैं कंप्लीट करके ट्रेनिंग अपना दिल्ली आ गया था। तो सबसे पहले मैंने यही सोचा था कि ना कि इन बच्चों के लिए करा जाए। तो जब मैंने उन बच्चों के लिए, मैंने सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के लिए फ्री कोचिंग से स्टार्ट करी थी। जहाँ पे मैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद ही मतलब क्वालिफ़ाई कर चुका था। रेलवेज़ के अलावा ये अपना एनटीपीसी हो गया, राइट्स हो गया, राइट्स में एडबल था, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, असिस्टेंट मैनेजर भी कहते हैं उसे। सीपीडब्ल्यूडी था, ये एसएससी सीजीएल जिसमें इनकम टैक्स वगैरह में जाते हैं। तो सारी चीज़ छोड़ के मैं यहाँ आया एंड मैंने कोचिंग स्टार्ट करी। फर्स्ट ईयर में पहला ही साल था जब मैंने कोचिंग स्टार्ट करी, तो 5 लोग मेरे यहाँ से सिलेक्ट हुए, और वो मेरे लिए बहुत ही मतलब बहुत खुशी की बात थी मैम खुशी की कि, बात थी, और तो वो हम खुद विदाउट फीस देते था हैं। मैम, मतलब उसमें हमने कोई फीस चार्ज नहीं करी थी। बिल्कुल। लेकिन पैरेलल में ना, आपका सवाल था क्या झटका है ना, मैं वही बता रहा हूँ। पैरेलल में ना, जहाँ मैं इंदिरापुरम में रहता था, एक्चुअली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है साहिबाबाद में, बिल्कुल। तो ये कैंपस के लिए आते हैं हमारे कॉलेज में। बीएचईएल जो है। बीईएल मैम, बीईएल, बेल। बेल। तो वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे। मैंने उनसे भी कहा कि यार पढ़ गए, नौकरी लग गई, आप लोगों की साथ दो और कोचिंग स्टार्ट करते हैं, पढ़ाते हैं। तो वहीं पे एक फ्रेंड था, तो उसके यहाँ पे एक मेड आती थी। अब मेड का क्या कहानी थी कि उसका एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटी बहुत समझदार, पढ़ने वाली, बेटा एकदम निकम्मा टाइप था। नाम तो नहीं लेना चाहिए मैम, बड़ा निकम्मा टाइप था। तो लेकिन वो उसके स्कूल में फीस में पैसा सब लगाते थे। अब बड़ा बुरा लगता था कि जो काबिल है उसमें नहीं लग रहा, बट उसकी भी अपनी क्षमता थी, वो भी गलत नहीं थे पेरेंट्स, क्योंकि उनको भी पता था, मतलब जो भी उनकी सोच थी। बाद में बात करी तो पता लगा कि
बेटी में पैसा भी खर्च होना है, उसको लगाना है। तो हमने क्या किया कि वो मेरे दोस्त के यहाँ मेड थी, तो मैं जब जाता था देखता था, मैंने कहा चलो इनको पढ़ाते हैं। तो उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। आप सोचिए, मैं जॉब था मेरी, उस समय आनंद विहार पोस्टिंग थी, आनंद विहार में ही कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, मैं कंस्ट्रक्शन में था उस समय में। सो आफ्टर अपना ऑफिस आवर्स ना ये गवर्नमेंट जॉब बैचेस भी चलाने हैं और उसको भी टाइम देना था। तो अब उसको पढ़ाया तो और बच्चे आ गए, और बच्चे आ गए, बच्चे बढ़ते गए। अब गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन वाले बैचेस में खुद 2 से 3 घंटा पर डे चाहिए। तो मैंने क्या करा कि एक स्कीम लगाई कि चलो ठीक है, मैं फीस नहीं ले रहा, आप फीस के बदले में इनको पढ़ाओ। तो वो बच्चे जिनको मैं पढ़ाता था गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के बैचेस, वो उनको भी पढ़ाने लगे। लेकिन ये तो था कि उन लोगों को पढ़ाना ज़्यादा आसान था क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रेजुएट्स थे सारे के सारे ज़्यादातर। लेकिन इन लोगों को पढ़ाना मुश्किल था क्योंकि इनके घर में वो पढ़ने की प्रथा ही नहीं थी। और ये इंदिरापुरम जितना विकसित है ना, उसकी गहराइयों में अगर जाएँ तो इन बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में खाली-खाली प्लॉट्स भी हैं। वहाँ पर झुग्गियाँ भी हैं। वहाँ पे जो बच्चे रहते हैं ना, उनके पेरेंट्स कभी नहीं चाहते कि वो पढ़ें। इसलिए नहीं कि उनको पढ़ने से नफ़रत है, इसलिए उनको पढ़ने की इम्पोर्टेंस ही नहीं पता। दूसरा, अगर वो चाहें भी तो किसी भी कोई भी कारण हो, चाहे उनके पास डॉक्यूमेंट ना हो, चाहे उनको नॉलेज ना हो या उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ना हो कि वो स्कूल में जा पाएँ, तो वो नहीं पढ़ा पाते हैं। अब हमारे में ये था कि चलो इनको पढ़ा देते हैं। अब उनको पढ़ाना हमने शुरू करा। क्यों? क्योंकि पता था कल को, अब आप सोचिए कि जैसे हम आस-पास में चोरी-चकारी देखते हैं। हमारी टीम मेंबर थी, एक बार जा रही थी अपना एग्ज़ाम दे के, 2 लोग आए, वो चेन छीन के उनकी ले गए। कौन थे वो? वो थे जिनके पास शिक्षा नहीं थी। वो शिक्षा थे नहीं जो समाज से हट गए थे। शायद या तो समाज ने उनको ठुकरा दिया था या उन्होंने समाज को ठुकरा दिया था। क्योंकि पैसा तब आएगा जब आप काबिल होंगे, आप काम करेंगे। काबिल कब होंगे? जब आप पढ़ेंगे। और ये मुझे दिख रहा था कि ये ज़्यादातर बच्चे या तो किसी एसी की दुकान में, कंप्यूटर में, किसी आटे की चक्की पर या उस टाइप से काम कर रहे थे। तो फिर हमने इनको पढ़ाना शुरू किया। फिर मैंने सोचा ये ग्रेजुएशन वाले ना, ये तो पढ़ जाएँगे। कोचिंग देना ठीक है, मैंने दे दिया, बट ये जो नीचे का तबका है ना, ये नहीं कुछ कर पाएगा अगर इनको पकड़ा नहीं तो। तो मैं, और जो उन बच्चों को पढ़ा रहा था, अब हर किसी की सोच में अलग होती है, मेरी अलग है, आपकी अलग है। तो मेरा नज़रिया किसी व्यक्ति के साथ बैठ के बात करने का, उसके अंदर झाँकने का अलग है और हर किसी का अलग होता है। तो मुझे तो आदत है कि अगर मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ़ पढ़ाने तक सीमित नहीं है। मुझे उस बच्चे के, अगर मैं साथ में बैठा हूँ तो मुझे पता होगा कि हाँ, इसके घर में भी क्या दिक्कत चल रही है। अब बच्चों का पता लगा, अब मेरे पास 300 बच्चे हो गए हैं, पढ़ाते-पढ़ाते। साथ में कुछ कॉलेज के दोस्त मिल गए, टीम मिल गई। जब वो लोग मिले तो हमने कहा पढ़ाते हैं, लेकिन सबकी लाइफ़ है, सबकी नौकरियाँ हैं, कौन किसका साथ देता है। बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशंस को सर्च किया कि आप इनको एडमिशन कराएँ, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन भी ज़रूरी है ना। आप चाहे वो पढ़ाना चाहें या ना चाहें, इनके माँ-बाप, स्कूल टेबल, चेयर, सब चाहिए क्लासरूम मैम। एटमॉस्फेयर इज़ हाँ, रिक्वायर्ड। ऑल्दो मैंने इसका भी एक वो निकाला था, फीलिंग ज़रूरी है। फीलिंग, जैसा आपने कहा ना, एटमॉस्फेयर। मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़ते थे, उनको मैं जानता था ये चीज़ कि मेरा स्कूल नहीं है, कोई फॉर्मल स्कूल नहीं है। नीचे बैठा के पढ़ाते थे दरी में, लेकिन वो फ़ील देने के लिए स्कूल ड्रेस बनाई। इनके लिए तो वो स्कूल ही था। स्कूल ड्रेस बनाई, टीन शेड स्ट्रक्चर खड़ा किया, ज़मीन पे बैठते थे, गले में आई कार्ड बनाया, लटकाया कि हाँ स्कूल उनको है। फील वो आए कि फ़ील आए वो कि भी स्कूल बड़े है। बच्चों की तरह मैं, जाते आप हैं। बिलीव नहीं करोगे, मैंने लाइब्रेरी कार्ड तक बना दिया और मेरे पास लाइब्रेरी नहीं है, सिर्फ बुक्स थे। तो एक हाँ। फ्लैट हमने लिया हुआ था, वहाँ किताबें रखते थे, सो दैट कि उनको और उनके पेरेंट्स को ये फील आए कि हाँ ये पढ़ रहे हैं। लेकिन आपके हाथ में मार्कशीट नहीं है, आपके पास में चीज़ें नहीं, तो भी दिक्कत। तब हमने ऑर्गेनाइजेशन सर्च करी, इन लोगों को बात करी, फिर चीज़ें महसूस करी कि इस युग में ना, कलयुग में कोई किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। इवन आज भी अगर मैं भी ये काम कर रहा हूँ ना, तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जो कि कहते हैं हाँ बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट ऐसे व्यक्ति ज़्यादा हैं, ये क्यों कर रहा है, इसका क्या मकसद होगा, तो ऐसे जुड़ते नहीं हैं लोग। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। एज ए इंडिविजुअल लोग कम जुड़ते हैं, पर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाते हैं। ऑल्दो ये एक अलग बात है कि आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन ना, वो इंडिविजुअल से बात करके ही ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ते हैं, वो एक अलग फैक्टर है। तब जब कहीं से सपोर्ट नहीं मिला तो हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई। यही इंदिरापुरम की पार्कों में, ज्ञान खंड 1, 2, 3, 4 सब जगह। बिफोर लॉकडाउन 7 सेंटर चलते थे सिर्फ इंदिरापुरम में, इंदिरापुरम की गलियों में, पार्क में, ये ग्रीन बेल्ट पे, सब जगह में। सो जब इनसे बात करने लगे, इनके घर में देखा, हमें बच्चियों की समस्या भी नज़र आई, इन झुग्गियों में क्या क्या चीज़ें चलता वो भी नज़र आया। चाहे आप मतलब नेगेटिव नहीं, बट ठीक है, ड्रग्स में ड्रग बहुत सप्लाई होता भी है। होता है मैम, है ना, गांजा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें यहाँ होती हैं। बच्चे रोकना चाहते हैं, ऐसा नहीं बच्चे नहीं रोकना चाहते, बच्चों को सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट कौन देगा? वो सपोर्ट देगा ये समाज, जिस समाज से ये समाज दूर है,
ये क्यों दूर है कि आप अच्छे कपड़े पहन के निकलिए? हिम्मत नहीं है कि ये लोग आप मतलब नीचे का समाज मतलब जो मैं कहूँ आर्थिक उस पे अगर पैमाने पे मैं जाऊँ तो डरते हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियों से निकलते हैं, चीज़ें हैं। तो ये जो बच्चे हैं और ये जो समाज है, यही उनको हिम्मत देता है कि आप इस चीज़ को रोकिए। वो अकेले नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं। तो धीरे-धीरे चीज़ें पता लगी और धीरे-धीरे कहाँ एक सिर्फ़ एजुकेशन में वर्क कर रहे थे हम लोग स्टार्टिंग में। एजुकेशन वाले इनकी समस्या देखी, इनके घर में खाना देखा, कपड़े देखे, सुबह से लेके शाम तक देखा, लाइट देखी और धीरे-धीरे हम सभी चीज़ों पे वर्क करने लगे मैम। क्या वो हेल्थ हो, चाहे इनका फूड का हो, हाइजीन हो, कुछ भी हो। सुशील जी, एक बच्चा है, मेरे दिमाग में जी। बात आती है, अब वो पढ़ना नहीं चाहता, जी, स्कूल भी नहीं जाना जी, चाहता, क्योंकि उसको एक फ्री लाइफ ज्यादा पसंद है जी, कि मैं खेलूं, अपना मास्टर खुद हूँ, बैठूं जी। और कहीं से भी खा पी लूं। ऐसे बच्चों को आप कैसे काउंसल करते हो कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे लाइफ का, या तुम्हें सही मायनों में खुद को जानना बहुत जरूरी है? हम देखिए मैं जिस परिवार से मैं बिलॉन्ग करता हूँ वहाँ बड़े इमोशनल है सारे सारे। मतलब अगर मैंने एक कह दिया मैं खाना नहीं खाया या मैंने कहा कि हाँ थोड़ा सा मैं थक रहा हूँ, जैसे आज ही है मैंने कह दिया कि हाँ जुकाम सी हो रही है, तो इतना बड़ा वो कर देंगे कि अरे नहीं ये नहीं वो नहीं, दवाई लो, ऐसा करो ऐसा करो। तो मेरा रहता है इमोशन से आदमी कुछ भी कर सकता है अगर इमोशनल कनेक्शन है तो ये जो बच्चे होते हैं अगर मैं एज अ टीचर एज अ सोसाइटी का पार्ट इनके पास जाऊँ समझाऊँ कि मेरे देश को मेरे समाज को इनकी ज़रूरत है, नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं उसी की थाली में बैठ के खाना खा रहा हूँ और उसको अपने बगल में बैठा रहा हूँ, मतलब ग्राउंड रियलिटीज पे ग्राउंड में आपको बता रहा हूँ मैं, उतरना बिल्कुल पड़ेगा, हाँ, उनके बिल्कुल शूज में मैम, जाना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर मैं जैसे लॉकडाउन राशन बांट रहे थे तो खाना भी बना के मैम बांटते थे, डेली पैक होता था। अब मान लीजिए सामने वाला कहता है कि सर हम तो कुछ बात हो गई थी ऐसे ही। मैंने कहा ठीक है, साथ में खाते हैं। एक ही थाली में मैंने उसके साथ खाना खाया। उस दिन का दिन है, आज का दिन है मैम, वो बॉन्डिंग है जो एक भाई-भाई की होती है। तो अगर बच्चों को मुझे सुधारना है या इस एजुकेशन में ले जाना, पहला तो मुझे ये बताना पड़ेगा उसको कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ, अपना। दूसरी चीज़ कि अगर मैं ऑफ़िसर हूँ और अगर मेरे साथ में कोई ऑफ़िसर है या हम इस सोसाइटी से हैं, तो उसको बताना पड़ेगा कि ये जो सोसाइटी से हैं, ये जो सोसाइटी है, जिसके आप सपना भी नहीं देख पा रहे हो, आपके लिए इतना बड़ा है, वो कोई अचीव करना बड़ी बात नहीं है। हम लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ें, वीडियोज़ हैं हमारे पास में, जहाँ पर हम दिखाते हैं कि एक रिक्शे वाले की बच्ची भी आईएएस बनी है। उनको बताना पड़ता है ये चीज़। हम दिखाते हैं कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। पढ़ना मैम, पढ़ना ना सबको डर लगता है, मुझे भी लगता है, शायद मैं आपका तो मैम कह नहीं सकता, बट सबको लगता है। बट क्या है ना कि अगर ये बताएँ, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी बच्चे को आईएएस भी बनाना है ना, तो पहले उस आईएएस का अगर बंगला दिखा दें, उससे एक बार मुलाकात करवा दें ना कि हाँ, आईएएस का ये रुतबा है, तो वो ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन कर पाएगा। अगर आप किसी को इंजीनियर बनाना है और उसको आईआईटी, किसी भी आईआईटी के कैंपस में आप ले जाओ, वो ऐसा सपना देखेगा, वो एक बार में बिना कोचिंग के मेहनत करके निकल जाएगा। तो वो सपना तो दिखाना पड़ेगा ना उसको, वो पढ़ेगा तो तभी। सिर्फ पढ़ना है, क्यों पढ़ना है उसको पता ही नहीं है। जब वो लेबरगिरी करते हैं, लोग लेबर का काम करते हैं, पर डे उनको 500-700 रुपए मिल जाते हैं। अगर 500 रुपए भी मिल रहे हैं तो 15,000 रुपए महीना होता है। एक एजुकेटेड अगर आईटीआई या कुछ भी कर रखा है ना, मैम उसको 8-10 हज़ार रुपए मिलते हैं। उनको बताना पड़ता है कि तुम्हारे 15,000 जीवन में 15,000 लेंगे, लेकिन वो आज अगर 8,000 कमा रहा है, तो कल को 45 भी कमाएगा, उसका प्रमोशन होगा। ये एजुकेशन है। तो ये समझाने के लिए उसको वो हक भी तो होना चाहिए। तो मेरा ये रहता है कि मैं पहले उसको हक देता हूँ, उससे हक लेता हूँ कि मैं तुझसे कुछ कह सकता हूँ, तुम मुझसे कुछ कह सकते हो। तो इस टाइप से मैं बच्चे समझाते नहीं तो कोई नहीं समझता किसी की। जैसे इनकी एनर्जी मैं देखती हूँ नॉर्मल बच्चों से ज्यादा होती है, जी। जो मैंने नोट किया है। तो अब एनर्जी के भी दो तरीके होते हैं, तो वो तो गलत जगह में भी यूज होगी और जी। सही में भी। तो चैनलाइज कैसे करते हो आप इन चीजों को? मैम बच्चे सुधारने हैं, कसम खाइए कि समाज को बदलना है। और समाज ही नहीं, एक सिटी डिस्ट्रिक्ट नहीं, पूरा देश की अगर हम बात करें, बड़े सोच रखें अगर, अ, इन बच्चों के, अब जब तक बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है या स्कूल में भी पढ़ रहा है, आफ्टर स्कूल आवर्स या आफ्टर सेंटर जो हम पढ़ाते हैं हमारे यहाँ पे, वो क्या कर रहा है, अगर इस पे भी हमने अगर ध्यान दिया तो ही वो वाक़ई में कुछ कर पाएगा। तो मैं ये देखता हूँ कि जैसे हमारे घर के बच्चे होते हैं या नॉर्मल सोसाइटी के बच्चे हैं, वो वाक़ई में कंपैरेटिवली क्या होता है, उनका फिक्स होता है, इतने बजे सोना है, ये करना है, मोबाइल हाँ, एक देखना है, मूवीज़ डिसिप्लिन देखनी होता है। है। हाँ। बिल्कुल है ना? इनका क्या है, अगर मैं जैसे बच्चे हमारे क्या करते थे पहले, सुबह 3:30 बजे उठते थे, कूड़ा बीनने जाते थे। फिर उसके बाद में वहाँ से बीना, फिर उसमें से छाँटा, प्लास्टिक अलग करा, लोहा अलग करा, फिर उसको बेच आए। ये हो गया, वो काम कर रहे हैं। फिर भी एक चीज़ ठीक है, अगर उन्हें ये भी नहीं मिला तो क्या करेंगे? रोड पे ही भग रहे हैं, कभी कुछ काम कर रहे हैं। हमने क्या किया ना कि थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बनाया। मेरे जितने भी सेंटर्स हैं, उनकी जो चाबियाँ होती हैं, जिसके अंदर हज़ारों किताबें रखी हुई हैं, कंप्यूटर रखे हुए हैं, वो सब चाबी इनको दे दी। इनको अच्छा। ज़िम्मेदार बना दिया
कि लोग कहते हैं कि चोरी, ये कपड़ा छीन लेंगे, ये खाना छीन लेंगे जब बांटने जाते हैं। हमने चाबी इनको दे दी कि ठीक है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, एंड आफ्टर क्लासेस या आफ्टर स्कूल आवर्स तुम्हें सीधा यहीं आना है, खाना यहीं दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इवन जो हम इधर उधर से कलेक्शन, जो ओल्ड क्लॉथ्स होते हैं या नई चीजें होती हैं, हम बच्चों को देते हैं, छांटो साइज के हिसाब से। इनकी जो एनर्जी है मुझे इस्तेमाल करनी है, हाँ, वो कहाँ करनी है, वो बिल्कुल। करनी है कि मैं अपने सेंटर पे मैं कहता हूँ कि तुम और मैं एक परिवार है। मुझे और तुम्हें सिर्फ इसलिए मिलाया गया है कि तुम कुछ बन पाओ। मैं भी वही काम कर रहा हूं, तुम्हें भी वही काम करना है। बस मुझे पढ़ाना है, तुम्हें पढ़ना है, और उसके लिए जरूरी है कि तुम कहाँ बैठो, आसपास में क्या चीजें हैं। अगर वो टीम लगी हुई है ना मेरे सेंटर पे, तो उस पे अगर मैंने कील लगाई है तो इस खम्मा जो उसका जो कॉलम है वो पकड़ने वाले यही बच्चे हैं। अगर उसके ऊपर सोलर पैनल रखा हुआ है, रखने वाला मैं हूं, तो उसको सफाई करने वाले ये है। तो सुबह से लेके शाम तक में ना फिक्स है मैम हमारा, कि सुबह बच्चे आएंगे, साफ सफाई, झाड़ू मैं उठाऊंगा, नो डाउट कि मतलब मैं करूंगा पहले, तो कपड़ा भी वो उठा लेंगे टेबल पे साफ करने के लिए। अगर मान लीजिए हमारा संडे का प्लान है, अब कल का ही प्लान है, कल हमने क्या करना है, हमने कहा कि ठीक है चलो करते हैं, तो क्लासेस लेंगे, कंप्यूटर क्लासेस अलग होंगी। अब कंप्यूटर इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, कि हाँ कंप्यूटर है, मजे है, पढ़ाई से तो अच्छा है, उसमें गेम खेलने लग जाएंगे। अब आप सोचिए कि मोबाइल आज के डेट में सबके पास है, अब मोबाइल में उनको रील्स देखनी है या एजुकेशनल वीडियोस देखनी है, यही तो हमें बताना है। अब मुझे पता है कि उनको मोबाइल की आदत है, स्क्रॉल करते जाएंगे, आप जो देखेंगे वो बार बार आएगा उसमें। मैंने इनको टारगेट दे दिया कि भाई आपको ऐसा करना है, ये टॉपिक है, आप मोबाइल में वीडियो में चैट जीपीटी से आपको देख के आना, मुझे शाम को बताना है क्या, लाइक एजुकेशन का इंपॉर्टेंस, एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। वॉर के ऊपर पूछ लिया मैं, मुझे पता था कि वॉर मतलब इन बच्चों को क्या लेना देना है, बट मुझे पता है कि इनको पता है कि हाँ सर को बताना है जाके, तो इन्होंने पढ़ना शुरू किया। अब हमारे सेंटर पे है, सेंटर पे हम लोगों ने क्या किया, अभी लेटेस्ट में कंप्यूटर क्लासेस और सबका हो रहा है, तो हमने कहा कि इसकी वायरिंग करनी है। मुझे पता है नहीं कर पाएंगे, है ना, मतलब उस लेवल की नहीं कर पाएंगे जिसकी होती है, बट मैंने कहा तुम उसको चेक करो सारे के सारे। अब वो पूरा वायर निकाल रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, उनको काम आ रहा है, उनको कनेक्शन आ रहे हैं, उनको नेगेटिव पॉजिटिव समझ में आ रहा है क्या होता है। अब उनको कंप्यूटर दे दिया मैंने कि तुम इसमें क्या करो, फाइल सर्च करो। तो पूरे टाइम में चाहे मैं उनको पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, वो उनको नहीं समझ, उनको ऐसा एंगेज कर दिया कि वो हर पल कुछ सीखते हैं। रात को टाइम में भी एक काम दे दिया इन लोगों को मैंने कि ऐसा करो कि सारे ना शाम के टाइम में आओ और बुक रीड करनी है तुमको। अभी 12th के बच्चों को मैं 7th की क्लास पढ़ाऊं तो उसकी ईगो हर्ट हो जाती है, मैं 12th का बच्चा कैसे उनके साथ पढ़ूं। तो हमने कहा नहीं, तुमको किताब पढ़नी है, तुमको 2 पेज हर बच्चों को पढ़ने हैं और बाकी को सुनना है, और इतनी तेज पढ़ना है कि बाकी सुने, और अलग भी अकेले भी पढ़ना है तो खुद जोर से बोलना है, क्योंकि हमारे कान हमारी आवाज सुनते हैं। तो हम रात को लगा दिए, कैमरे लगाए हुए हैं, उनको पता है कि ये कैमरे में देख रहे हैं, तो रात को 12 साढ़े 12 बजे तक ये पढ़ते रहते हैं हमारे सेंटर पे। ऑल्दो लाइट नहीं है, सोलर पैनल की लाइट है, बट करते हैं। तो सुबह से लेकर रात तक का पूरा है, हम सुबह मॉर्निंग में भी उनको एक्सरसाइज से लेके, उनको मार्शल आर्ट की क्लासेस से लेके पूरा एंगेज किया हुआ। बस वो जब स्कूल जाते हैं ना तभी वो बाहर जाते हैं, तो उनकी जो एनर्जी है ना वो इस टाइप से हमने मोटिवेट की, इसको चैनलाइज किया हुआ है कि वो इस सेंटर को अपनी जिंदगी को बढ़ाने में हमारे साथ मिलकर कदम से कदम चल रहे हैं, और ये दिन बदल जाएंगे हम सारे, क्योंकि चेन है, आप अगर गुड दोगे तो आगे भी गुड सर्कुलेट होता जाएगा, एंड इट बिकम्स अ चेन। बिल्कुल मैम। ऐसे ही मुझे सुशील जी की बात सुन के एक इंसिडेंट याद आया। मैंने एक बचपन में मूवी देखी थी कि एक डॉक्टर जो होता है सबसे पहले वो गांव में जाता है, एंड ही वाज वेरी क्वालिफाइड डॉक्टर। ऑन द अदर हैंड जो अंगूठा टेक टाइप डॉक्टर होते हैं जिनको बहुत एजुकेशन नहीं होती, बट लोगों का गांव का बिलीफ उस डॉक्टर पे ज्यादा होता है, तो वो बहुत रिसर्च करता है, उसको समझ नहीं आता, तो हार के वो अनपढ़ जो मतलब वहां का डॉक्टर होता है उसके आगे हाथ जोड़ देता है। देन ही आस्क्ड कि सर आप पे ही लोग क्यों ट्रस्ट करते हैं? तो उसने बताया क्योंकि मैं इन्हीं के घर जाता हूँ, इन्हीं की थाली में खाता हूँ। तुम इनको सिर्फ दवाएं बता रहे हो, टेस्ट बता रहे हो, मैं इनकी बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ हूँ। अगर मैं इनको थायराइड की जगह कोई दूसरी भी गोली दे दूंगा तो ये उसको खा लेंगे। तो थिंग इज दिस कि आप कितना उनके साथ उन जैसा बन पाते हो, आई थिंक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप करते हो, जो मैं समझ पा रही हूँ। अब आप इतनी वर्किंग भी हैं, काफी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में भी हैं, तो आप इन लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ते हो? और वो लोग जो यंग जनरेशन है जो इतनी सेल्फ सेंटर्ड है आज के डेट में कि वो अपने माँ बाप को नहीं पूछते, तो वो दूसरे लोगों के बारे में या समाज के बारे में क्या कर पाएंगे? कैसे आप इतने सारे लोगों को कनेक्ट कर लेते हो? क्या वो स्ट्रैटेजी है जिस पर आप काम करते हो? मैम समय तो निकालने से ही निकलता है। अब आपका सवाल है बहुत बड़ा है मैम, आपने तो हालांकि चंद सेकंडों में ये बोल दिया। समय निकालने से निकलता है मैम। ऑफिस से जाना है, ज़रूरी है, वहाँ से हम कमाते हैं,
बिल्कुल। वही पैसा हम इन बच्चों में लगा रहे हैं, उसी चीज़ों से ये सारी चीज़ें चल पा रही हैं। एंड आफ्टर ऑफिस आवर्स सारा समय मेरा अपना होता है, चाहे वो मैं ऑफिस से वापस 7 बजे, साढ़े 7, 8 बजे तक आ जाता हूँ। 8 बजे से लेके अगले सुबह 6 बजे तक का समय मेरा अपना है। अब उस समय में मुझे क्या करना है, इन बच्चों से मिलना है, डेली आके हम लोग मिलते हैं। सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहता है, तो मैं सैटरडे संडे पूरा यहाँ पे बच्चों को दे पाता हूँ, यानी कि फ्राइडे शाम से लेके संडे नाइट तक हम इनके साथ में रहते हैं। अब चीज़ें हैं कि अकेले ये करना वाकई में मुमकिन नहीं है, मुझे भी इसके लिए एक टीम चाहिए पूरी की पूरी। तो सबसे ज़रूरी है कि इन बच्चों के अंदर वो भावना लाना कि वाकई में ही उनको भी ये काम करना चाहिए, या वो जो सोच निर्भेद की हमने डाली, या वो जो सोच हमारी निर्भेद के फॉर्म में इनके सामने है, जिसकी वजह से ये सारे लोग हमारे पास में हैं, ये सब उस सोच के साथ चल पाएँ। अब हमारे पास में जो निर्भेद की वर्किंग में हमारे पास जो बच्चे हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो अलग-अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी से आते हैं, ये समय-समय पर है मैम, हमारे पास में मुंबई से भी आते हैं, उत्तराखंड से भी आते हैं, मध्य प्रदेश से भी आते हैं, इवन 1-2 बार तो इंडिया से बाहर के भी वॉलंटियर्स आए हैं हमारे पास में। तो आई थिंक कि वो शायद हमारी वर्किंग, हमारी सोच से प्रभावित हैं, तो इसीलिए वो भी हमसे संपर्क करते हैं। बट असली चैलेंज होता है जब वो हमारे पास आते हैं, क्योंकि जो आज का यूथ है, अगर मैं सेल्फ सेंटर कहूँगा तो शायद देखने सुनने वाले सोचेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वो 100% लोगों के लिए तो नहीं है। बट हाँ, बच्चों को ना जो यूथ है, जो यंग बच्चे हैं, उनको ना डायरेक्शन की ज़रूरत है। आज की डेट में तो मैम ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हम लोग तरक्की कर रहे हैं, ये मोबाइल है ना, सोशल मीडिया, इंटरनेट का एक्सेस हमने जब से हाथ में दिया है, तो कहीं न कहीं मैन टू मैन कनेक्शन हमारा कम हो गया है, और लोगों का वही सोशल मीडिया उससे ज़्यादा हो गया है। आई उनको वही कॉन्टैक्ट पता भी है। नहीं है आई लोगों कॉन्टैक्ट के भी नहीं है साथ। मैम। वही वो जो मोबाइल में देख रहे हैं ना, उनके लिए वही दुनिया है। तो मेरा जो टारगेट रहता है ना, मन में, ब्लड में तो है इनके लिए कुछ करना है, लेकिन सोच ये रहती है जो यूथ आ रहा है ना मेरे पास में, उसको भी हम डाइवर्ट कर पाएँ कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ये है। क्योंकि आपको अल्टीमेटली रहना तो इसी दुनिया में है, उस मोबाइल की दुनिया में तो रहना नहीं है। तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं वॉलंटियरिंग करने, इंटर्नशिप करने, जो कि आते तो हैं सर्टिफिकेट की वजह से, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ने कंपल्सरी किया हुआ है कि सोशल सर्विस करनी करनी है। बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि वो सोशल वर्क, सोशल सर्विस वाले ही जो उनके एमएसडब्ल्यू और ये बीएसडब्ल्यू वाले कोर्सेज से हैं, बहुत सारे और कोर्सेज हैं, बीए, बीकॉम में भी ये चीज़ें आ रखी हैं। तो मुझे लगता है कि देश की सबसे बड़ी पावर है ना, ये यंग जनरेशन ही है, और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ही हैं। बिल्कुल। जब भी कोई आता है तो हम लोग उसका इंटरव्यू लेते हैं। हम पहले इंटरव्यू में ही 3-4 सवाल होते हैं मेनली मैम। महात्मा गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर, आपकी क्या सोच है? आज़ादी कैसे मिली? आज देखते कैसे हो? एजुकेशन कैसी है हमारे देश की? मैम इसी में समझ में आ जाता है कि बच्चों में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, उनको देश के बारे में कितना पता है, रियलिटी कितनी है। उसके बाद हम वर्क करते हैं कि उनको लगता है हम उनसे वर्क करा रहे हैं, बट रियलिटी में क्या होता है, हम उनके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं कि आपको अपनी सोच बदलनी चाहिए। और उनको हम ये चाहते हैं, पहले दिन ही बताते हैं, सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं है। खरीदने के लिए सर्टिफिकेट तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से आके खरीद लो। हमारा सिस्टम होता है, बाकायदा टाइमिंग के हिसाब से एंट्री होती है बच्चे की। कोई भी सोर्स लगा जाए, हम किसी का सर्टिफिकेट ऐसे नहीं देते। वो आते हैं, बच्चे पढ़ाते हैं, और टाइम टू टाइम ना हम उनसे मिलते हैं, एंड आफ्टर इंटरव्यू ही हम इंटर्नशिप के लिए अलाउ करते हैं उन बच्चों को। उन बच्चों को बताते हैं चीज़ों को, इस स्लम में, झुग्गियों में ले जाते हैं। ये तो मुझे पता है मैम कि हमारे इंटरव्यू, हमारी बातचीत के बाद में जब वो इस क्लास में जाते हैं और वो जब इन बच्चों से मिलते हैं, वो इंटर्नशिप वॉलंटियर करने वाले बच्चे जब हमारे बच्चों से मिलते हैं और जब इन लोगों को देखते हैं ना, उनके दिमाग से उनकी सोच बदल जाती है कि क्या वाकई में झुग्गी के बच्चे हैं। मैम इतने रिस्पॉन्सिबल बच्चे हैं ना हमारे, और उनका जो रिजल्ट भी आता है अपने स्कूल में, अभी लेटेस्ट में रिजल्ट आया है, तो अपने स्कूल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन में हमारे यहाँ के बच्चे हैं जो फॉर्मल एजुकेशन में एडमिशन कराए हुए हैं। उन बच्चों को जब अब ये जो वॉलंटियर इंटर्न्स आते हैं, इनका मेन हमारा टारगेट रहता है, इनसे पूछते हैं इनके कॉलेज में क्या है, क्या सोच चल रही है। जब हमारे यहाँ से वो जाते हैं ना, हम एक ग्रुप भी बनाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हर किसी की लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि एक समय तो ऐसा आता है जब वो रोड से निकल रहा है, रेड लाइट पे रुक रहा है, या किसी भी जगह, चाहे दिन हो चाहे रात हो, जो पार्टी से घूम रहा हो, कोई इंसिडेंट ऐसा तो होता है जब उसको एक चेहरा याद होता है कि हाँ, किसी ने मुझसे मदद मांगी थी पर मैं कर नहीं पाया था। ये मैं सिर्फ आपके सवाल के जवाब में नहीं कह रहा, ये मैं इन जनरल भी बोल रहा हूँ कि सुनने वाले भी इस चीज को समझें। तब वो नहीं कर पाते आप, और वो आपके दिल में रह जाती है कि मैं नहीं कर पाया। कई चीजें ऐसी होती हैं जहां आप करना तो चाहते हैं पर नहीं कर पाते। हम वो अपॉर्चुनिटी, वो चीज देते हैं उन इंटर्न्स को, उन वॉलंटियर्स को, कि आप यहाँ अकेले आए थे और इस कॉलेज के बाद अकेले हो जाओगे, पर इस
पूरे जीवन काल में, इस कॉलेज को निकलने के बाद में जब आप ऑफिस में जाओगे और आपको किसी भी जरूरतमंद के लिए कुछ करने की जरूरत पड़ेगी ना, तो निर्भेद आपको वहां खड़ा मिलेगा। आप अपने को अकेला नहीं समझिएगा, हम आपको करेंगे, बट आप भी जब तक यहाँ है तो आप अपनी पूरी ये 20 घंटे 30 घंटे 1 महीना या 1.5 महीना जो भी आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप यहाँ से जब जाइएगा जब आपको लगे कि वाकई में आप किसी की जिंदगी बदल के गए हैं, तो उन बच्चों को चीजें समझ में आती है मैम, और आगे तक का उनको हमारा भी साथ मिलता है, और हमें भी वो लोग मिलते हैं कि भविष्य में उनको कभी जरूरत पड़ती है तो हम जाते हैं। और ऐसे ही हमारे जो बच्चे हैं, आपके सवाल में था इंटर्न्स वॉलंटियर्स, तो उनका तो मैम ये है, और हमारे बच्चे हैं, हमारे एनजीओ के बच्चे, यानी कि जो बच्चे तो खैर अलग अलग हैं, हर सेंटर की हर बच्चे की अपनी एक कहानियां हैं। अगर मैं पटना के गांव की बात करूं, वहाँ की अलग कहानियां, अलग चैलेंजेस है, और यहाँ इंदिरापुरम के अर्बन स्लम की अगर मैं बात करूं, उनकी अलग कहानियां हैं। इन बच्चों में क्या है कि झुग्गी में बहुत चीजें देखते हैं, तो उन बच्चों को पता है कि उनकी क्या समस्या है। अगर मैं उन बच्चों के सामने उनकी वो समस्या दूर कर देता हूँ, उनको कॉन्फिडेंस बच्चों को आ जाता है। उन बच्चों से ही हम समाज सेवा करवाते हैं, उन्हीं से ही हम काम करवाते हैं, उन्हीं के द्वारा ही हम बांटवाते हैं। जो बच्चे कभी किसी टाइम पे लाइन में लगते थे, आज वो अगर बांट रहे हैं तो उनके अंदर बदलाव आता है, उनको अपना भविष्य दिखता है कि हम भी इनकी तरह कर सकते हैं। जो सपना हम उन्हें दिखाते हैं उनको वो रियलिटी लगती है। डेली खाना हमारे यहाँ बच्चे बांटते हैं। सर्दियों में अगर हमें कपड़े बांट रहे हैं, स्ट्रीट पे जाकर कहीं पे रात को हम जाते हैं, हम गाड़ी लेकर निकलते हैं कि जो जरूरतमंद होगा, जो मिलेगा उसको बांटेंगे, तो हमारे साथ ये बच्चे जाते हैं, ये देखते हैं। तो एक तरीके से ये बेनिफिशियरी से सीधा डोनर हो गए। तो वो जो इनमें चेंज है ना, एकदम से यहाँ से वहां, वो उनके अंदर बदलाव ला देता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा कर देता है, तभी मैम ये टीम बन पाती है इतनी बड़ी। तो आपने कभी सोचा नहीं, आपके पास इतनी कहानियां हैं, इनको आप जॉट डाउन कर एक बुक की शेप दें? कभी सोचा नहीं सुशील ऐसे? मैम कहानियां तो देखिए, जीवन है ना, ये कहानियां तो वो है मैम जो सभी को पता होती हैं। सोचता तो हूँ कई बार कि ये दुनिया छोड़ के चले गए तो पीछे समझ में ही नहीं आएगा लोगों को और भी क्या कहानियां थी जो हम किसी को नहीं बता पाते हैं। ऐसी चीजें भी है मैम कि जैसा हम काम कर रहे हैं, या जिस फील्ड में मैं हूँ, या जिन बच्चों के लिए कर रहा हूँ, जब आप किसी रिस्पॉन्सिबल पद पे होते हैं ना, जब लोग आपकी शक्ल देखते हैं कि ये हमारी समस्या का समाधान करेगा, तो आप ना उनको अपनी समस्या नहीं बता सकते हैं। चाहे आप अगर घर में बड़े बच्चे हैं, आप घर में जिम्मेदार हैं, या ये इस बहुत सलम बड़ी में बात है, ये बहुत बड़ी तो बात मैम है, ये एग्री करती हूँ है ना आपके मैम, बिल्कुल। तो लगता है कई बार कि कम से कम लिख दूं तो बाद में तो पता रहे लोगों को कि हाँ इसको हाँ, ये समस्या थी, ऐसा ये थी, चीजें थी, ये थी, बिल्कुल। या ये समस्या थी तो इसका ये समाधान था, है ना मैम। सोचते तो हैं कई बार, पर समय मैम लिमिटेड होता है, नौकरी के साथ इनको पढ़ा ले, बहुत वही बड़ी चीजें बात है, मैम, बहुत तो बड़ी इसलिए बात है ये दूसरों चीजें। के लिए सोचना। पर आप इतना कुछ करते हैं, इतनी सब बातें होती हैं, तो गवर्नमेंट का कोई साथ है आपके साथ? कोई कंट्रीब्यूशन आपको गवर्नमेंट एजेंसीज करती हैं? हाँ मैम, देखिए क्या होता है ना कि मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ मैम, है ना। कुछ नेगेटिव नहीं, कुछ पॉजिटिव नहीं। मेरे जितने भी सेंटर चल रहे हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो निर्भेद फाउंडेशन है, वो अभी तक, बट विदाउट मॉनिटरी सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट और एनी CSR फंड और ग्रांट, हम लोग इसको चला रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट का हमें जो सपोर्ट रहता है वो ये ज़रूर है कि जब हमारे पास फंड नहीं है तो हम अपनी लैंड नहीं खरीद सकते, हमारे पास ज़मीन नहीं है। हमारी जितनी भी एजुकेशन जो भी अभी तक हमने बात करी वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। मेरे पास कोई रेजिडेंशियल हॉस्टल नहीं है, रेजिडेंशियल स्कूल नहीं है, कोई हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। बट जो भी है, या तो बिहार के खेतों में पढ़ा रहे हैं, या जैसे बिहार में हमने गवर्नमेंट से बात करें कम्युनिटी सेंटर्स में पढ़ा रहे हैं, या जैसे इंदिरापुरम जैसी जगह में हम लोग जिस जगह में पढ़ाते हैं गवर्नमेंट लैंड है, तो वहाँ पर हम लोग वहाँ से परमिशन लेके पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें गवर्नमेंट का ये सपोर्ट मिलता है कि वो हमें अलाउ करते हैं। बाकी तो क्या है ना मैम, गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाती है, बहुत अच्छी चीज़ें करती है, लेकिन गवर्नमेंट, हम भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, एंड जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो स्टाफ है, वहीं कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ को मतलब एक तरीके से उनको पॉलिसी को इम्प्लीमेंट तो उन्हीं को ही करना है। मुझे तो ये लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन टाइप चीज़ें ही ना होती अगर ये एजुकेशन वाला पार्ट हो जाता। तो मैं आपके माध्यम से एक जरूर चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस सवाल का जवाब एग्जैक्ट मैं ये नहीं दे पाऊँ मैं कि मुझे क्या सपोर्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा। बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा जैसी जगह में अगर किसी बच्ची को इंजीनियर या डॉक्टर बनना है ना, तो उसके लिए सरकारी स्कूल नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल इतनी बड़ी सही बड़ी बात है। बिल्डिंग्स और पॉपुलेशन यहाँ इतनी ज़्यादा है, तो स्कूल जो होता है ना, कितने उसकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी, ये डिपेंड करता है वहाँ की पॉपुलेशन पे, 60 से 65 बच्चे है क्लास ना में मैम। होते हैं अब गवर्नमेंट आप स्कूल में। सोचिए कि मेरे यहाँ की एक बच्ची थी, स्कूल टॉप किया था उसने 10th का यहाँ पे, एंड टीचर्स आर फोर्सिंग के
आप यहीं पे एडमिशन लो, वो क्यों ले वहाँ पे? उसको इंजीनियर बनना है, आपके स्कूल में आर्ट साइड है, वो नहीं पढ़ना चाहती है, बट उसको मजबूरी में बाहर एडमिशन लेना पड़ेगा। यहाँ से या तो दिल्ली जाए या यहाँ से छोटे गाजियाबाद जाए। स्टेट्स में ये बहुत बड़ी मैम, बात है। और बिल्कुल इस ठीक जगह है। में आप सोचिए कि पॉपुलेशन कितनी है इंद्रपुर में वैशाली वसुंधरा की। सेकंड थिंग, 8th से ऊपर में बॉयज का स्कूल नहीं है मैम, गवर्नमेंट स्कूल 8th तक तो है। अगर अब जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं वो बच्चे कौन है? वो बच्चे हैं स्लम। एक तो पढ़ना नहीं चाह रहे, उनके पेरेंट्स अर्निंग एंड खत्म कर रहे हैं हम उनका, ऊपर से नियर बाय में स्कूल नहीं है। तो आप सोचिए यहाँ से अगर वो 10 12 15 किलोमीटर जाएगा तो कितना बड़ा चैलेंज है। तो मैं तो यही कहूंगा कि सबसे बड़ा सपोर्ट हमारे लिए अगर होगा तो ये होगा। इवन मैंने ये नवरात्र में एक मुहिम चलाने की सोची थी कि ये जो 9 दिन हम देवियों की पूजा करते हैं और 8वीं और 9वीं पूज के उनके पैर छूते हैं ना, उन देवियों के लिए इतना सा काम कर दो कि इंदिरापुरम वैशाली वसुंधरा के ही लोग ना, एक मेल भी ड्राफ्ट कर ली थी मैंने, बस वीडियो रिलीज नहीं कर पाया था मैं, कि आप इस मेल को कॉपी करके सिर्फ अपना नाम लिख के सीएम को आप मेल कर दो, डीएम को मेल कर दो, कम से कम कोई तो एक्शन लेगा। तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, गवर्नमेंट का सपोर्ट हमारे लिए है कि हमें अलाउ किया हुआ है यहाँ पढ़ाने के लिए। और एक चीज चाहूंगा कि और सपोर्ट कर दे तो इन स्कूल में ये बच्चों के लिए साइंस का और बच्चों के लिए 9th 10th 11th 12th का स्कूल मिल जाए। जैसे मैंने निर्भेद को ऑब्जर्व किया, जी आप बुक्स देखी, मैंने क्लासरूम्स हैं, जी जहां तक मुझे लगता है कि गर्ल्स को एक तरीके से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, जी जो आज का बहुत बड़ा एजेंडा है, एंड जी। सैनिटेशन सिस्टम, जी इस पे निर्भेद कैसे इसको मैनेज करता है, ये मैं जानना चाहूंगी। मैम, हम लोगों को ना बच्चियों के लिए आजकल एक तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पे वर्क कर रही हैं। काउंसलिंग भी होती काउंसलिंग है भी टाइम होती है टू मैम। टाइम। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो जो अब आप गए हैं तो आपने देखा भी होगा, काफी फीमेल स्टाफ है, मैक्सिमम बिल्कुल। फीमेल स्टाफ ही हमारे यहाँ पे। बिल्कुल। तो उसमें कुछ मेडिकल फील्ड से भी हैं। हम टाइम टाइम पे मेडिकल कैंप भी लगाते हैं एंड टाइम टाइम पे बच्चों की काउंसलिंग भी करते हैं इस चीज़ को लेकर। तो अगर मैं बच्चों की, दो चीज़ आती है मैम, सेफ्टी इज डिफरेंट इशू और हेल्थ हाइजीन अलग इशू हो गया मैम। हेल्थ हाइजीन में तो कॉलेज के स्टूडेंट्स भी, हमारे इंटर्न्स भी आते हैं, वॉलंटियर आते हैं, तो उनके अलग अलग प्रोजेक्ट्स हम लोग देते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ही करना है, क्योंकि हम लोग तो रेगुलर करते रहते हैं। तो पूरा चार्ट एंड पूरा हमारे पास में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो बच्चियों को, उनके पेरेंट्स को, उनकी मदर्स को करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम लोगों के पास में यूपी गवर्नमेंट से जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ की जो फीमेल डॉक्टर्स हैं, जो गायनी है मेनली, वो लोग भी आते हैं, टाइम टाइम पे कैंप भी लगाते हैं एंड वो अवेयर करते हैं यहाँ पर। तो अवेयरनेस कैंप हमारे यहाँ पे महीने में 2 बार हम लोग लगा देते हैं, और वो इंटर्न्स के थ्रू भी होता है, डॉक्टर्स के थ्रू भी होता है। सेफ्टी वाली चीज़ में भी है कि सेफ्टी इश्यूज तो हमारे सदियों मतलब बहुत पहले से चले आ रहे हैं, फीमेल सेफ्टीज़ के तो आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। बट हम लोग निर्भेद में क्या है कि हम लोग बच्चियों को बताते हैं, सिखाते हैं, और उनको, जैसे हमारे सेंटर पे आते हैं तो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए, हमारे सेंटर पे पढ़ने के लिए 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर से भी आते हैं और नियर बाई के स्लम से भी आते हैं। जब हम उनको छोड़ने जाते हैं तो बच्चे साथ में जाते हैं, और जो नियर बाई से भी आते हैं, लेट नाइट क्लासेस होती है तो वहाँ भी हम लोग जाते हैं। पुलिस विभाग से भी हमारे पास में थाने जो नियर बाई के होते हैं वो रेगुलर वहाँ पे विजिट करते रहते हैं, रात में रुकते भी हैं, चीज़ें भी देखते हैं। बच्चियों को हम सही और गलत भी बताते हैं, अवेयरनेस कैंप भी होता है, नंबर उनके पास में फीड होता है ऑलरेडी गुड पहले टच, से ही। बैड टच। एग्जैक्टली मैम, एंड व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने बनाया हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चियाँ पढ़ने वाली भी मैम इस टाइप की हैं जो कि मेड का भी काम करती हैं। अभी 12th का एग्जाम दिया है मैम, मेड का भी है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत ही वो व्हाट्सएप पर डालते हैं, एंड बच्चों को इस टाइप की ट्रेनिंग दी हुई है कि लाइक ब्रदर सिस्टर वो लोग रहते हैं, इवन मुझे भी बड़ा भाई की तरह ही मानते हैं। तो अगर किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो बच्चा कहीं भी हो, एक अलर्ट चला जाता है सब पे, वो वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं। तो इनके छोटे पेरेंट्स बच्चों, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने बच्चों की, ये तो आपके पार्ट पे है, मैम बट पेरेंट्स का रोल क्या होता है? पेरेंट्स को मैम क्या है कि मैम बहुत इनकी भी अलग कहानियाँ है मैम। हम्म। पेरेंट्स अगर स्लम में ऐसा होता है मैम कि अगर कोई परिवार ऐसा जहाँ पे 5-10 परिवार एक ही गांव, एक ही बिरादरी के हैं, तो दे आर सेफ। ओके। एंड अगर कोई नया आया है कपल, तो काफ़ी इश्यूज आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लोग बग, नशा और वो सारी चीज़ें होती हैं। तो बच्चों को, पेरेंट्स का तो ऐसा मैम, एक बार किसी ने कुछ कह दिया था किसी बच्ची को, एंड मैं तुरंत ही स्लम में खुद ही चला गया था, एंड अपने साथ में स्पीकर लेके गया था विद माइक, और 2 स्पीकर्स थे, दोनों डायरेक्शन में लगा दिए थे, एंड सबको बोल दिया था कि ये हमारे यहाँ की बच्चियाँ हैं, और इवन स्लम की बच्चों को अगर किसी को दिक्कत होती है तो हम सामने हैं। और काफ़ी कुछ मैम, आपको पता है इन चीज़ों में प्यार से तो मैं मानते नहीं लोग बाग, और कोई भी बच्ची अगर रात को 12 बजे भी आती है और मुझे कोई दिख गया तो ठीक नहीं होगा।
तो उसमें क्या है कि एक अलग ऐसा माहौल था, चीज़ें थी, एंड उन मेनली फीमेल जो थी, जैसे मैंने बताया ना, नए नए कपल्स आते हैं, चीज़ आते हैं, दिक्कत होती है, और उनको बहुत अच्छा लगा। बहुत चीज़ें हुई कि हाँ, उनके साथ कोई खड़ा हुआ है। तो स्लम में इनके पेरेंट्स को ये था कि हाँ, कोई तो है कि डरते हैं मैम पुलिस के पास जाने में, सभी चीज़ों में। तो हमारे यहाँ पर जब मीटिंग्स होती है तो फीमेल सारी आती हैं। उनके लिए हमने टॉयलेट्स का भी बनवाने का, स्लम के अंदर ही बनवाने का, बाहर भी हम लोग चीज़ें काम करी। इवन छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक गुड टच, बैड टच हम बताते ही हैं, चीज़ें करते हैं, क्योंकि वो बताना भी ज़रूरी है। हमने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं मैम, हमारे यहाँ काफ़ी। मैम क्या होता है ना कि बहुत लोग अपने आप को बहुत कुछ बताते हैं, पर ऐसे साइको भी आए हैं जिनको मतलब जो ठीक नहीं थे, जिनको नहीं फ़र्क पड़ता है क्या एज है क्या नहीं है। हम लोगों को जब पता लगा, हमने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, उन लोगों पर भी चीज़ें देखी, और स्लम में भी ऐसी चीज़ें हैं। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है बच्चों में, ये चीज़ कि हाँ, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। उसके लिए प्रॉपर क्लासेस होती हैं, फीमेल स्टाफ है उस चीज़ के लिए, फीमेल टीचर्स हैं, इवन जो वॉलंटियर 2-3 दिन की एक्टिविटीज़ के लिए आते हैं, हम उन पे यही फोकस करते हैं कि उनको बच्चियों को ही देते हैं पढ़ाने के लिए, कि वो उनको बताएं कि क्या सही है, क्या गलत है। और बॉयज़ के लिए अलग देते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं उन्हें कि आपको हमेशा ही अपनी बहनों को उनको मानना है, उनको उनकी सेफ्टी करनी है। और स्लम के अंदर ये चीज़ें हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ में हम हैं। ये ऐसा है मैम कि अगर वहाँ जाके हम कोई बात बोलते हैं, जो भी 3-3,500 लोग वहाँ रहते हैं, वो एक साथ खड़े हो जाएँगे, एक साथ चीज़ें देखेंगे, और वहाँ पे हमारे नाम से ही चीज़ें खत्म हो जाती हैं, रुक जाती हैं। वो हमारा इस टाइप का वहाँ पे माहौल है। तो ये तो मेरा शुरू से ही कंसर्न रहा है मैम सेफ्टी का, और वो मैं यहाँ नहीं, इस डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट और यहाँ से बाहर भी करना चाहता हूँ। उसपे हम वर्क भी कर रहे हैं, ऐप भी बना रहा हूँ मैं, चीज़ें कर रहा हूँ उसका अलग से, बट उसको क्योंकि डिस्क्लोज़ वो है बाद में ना कि करेंगे। लड़कियों को सिक्योरिटी की जरूरत पड़े ही क्यों, अगर लड़के बिल्कुल सही मैम, हो तो। ये आपकी बात बिल्कुल सही है मैम। क्यों सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल, क्यों नहीं हम फॉरेन की तरह बिंदास घूम सकते रात को? बिल्कुल मैम, एवरीथिंग इज फॉर गर्ल्स ना, हर माँ बाप की बिल्कुल जान मैम, निकली रहती है कि बच्ची लेट क्यों है, क्या बिल्कुल है। मैम। अब मेरा एक सवाल ये भी आता है कि आजकल एक जमाना था जब गर्ल्स स्कूल्स एंड बॉयज स्कूल सेपरेट होते थे। जी, नाउ वी आर लिविंग इन अ कोविड कल्चर, जी, जहां पर अगर हम क्लासरूम में भी जाते हैं तो हम किसी स्टूडेंट को ये नहीं कह सकते कि तुम इस लड़की के साथ क्यों बैठे हो, क्योंकि हम जेंडर बायस नहीं हो बिल्कुल मैम, सकते। ऐसे केस में हर एज का अपना एक इन्फैचुएशन होता है, जी, एक अट्रैक्शन होता है, और टीनेज में ये ज्यादा होता है। जी। तो ये समस्याएं भी आपको फेस करनी पड़ती होंगी, हाँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि क्या है, सोशल मीडिया, मूवीज, और फिर पीयर प्रेशर कि तेरा जी। गर्लफ्रेंड नहीं है, हुँ, अच्छा मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है तो क्यों नहीं है। जी, क्योंकि ये एज ऐसे होती है कि हर लड़की अपने आप को हीरोइन और लड़का हीरो समझता है। तो बिल्कुल। कैसे हैंडल करते हैं इन सब चीजों को? मैम ये मैम इतना सा बच्चा, आपने तो शायद इतना सा, है ना? आई थिंक सेकंड, थर्ड में रही होगी। वीडियो है मेरे फ़ोन में अभी भी। हम्म, उसने मेरे से आके शिकायत करी कि सर, वो मेरे को बोल रही है कि मैं ना उससे प्यार करती हूँ, अच्छा। और 4 लोगों के सामने बोल दिया, तो उसकी ईगो हर्ट हो गई थी, वो बुरा मान गई थी। अब मेरे लिए तो ये था कि इतनी सी उम्र, हम इतने बड़े होके भी हमें ये चीज़ नहीं पता लगी, और वो चीज़ें थी। तो क्या होता है ना कि ये नॉर्मल घरों में, या जो सोसाइटी है जिसको हम हाई क्लास या मिडिल क्लास बोलते हैं, हम्म, उनमें तो फिर भी ये चीज़ें कम होती हैं। प्यार एक्चुअली होता स्लम में ही ज़्यादा है। है ना? ये भी आप ये ठीक है, सोचिए कि हर 4 साल, 5 साल में तो उनके माँ-बाप दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं शादी कर शादी लेते कर हैं। लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये हिंदू और मुस्लिम में अलग-अलग है, वहाँ सब में सबको ही प्यार होता है ना? कम उम्र हो, ज़्यादा हो, सबको होता है। अब बच्चे क्या सीखेंगे, किससे सीखेंगे? इन्हीं से सीखेंगे। अब एक हमारे सामने भी हुआ था, मतलब ये वैसे मैं इसको धर्म वाला एंगल नहीं देना चाहता इस चीज़ को, बट मेरे सामने जो इंसिडेंट हुआ वही बता रहा हूँ मैं। 2 बच्चों में प्यार हो गया। एक के नहीं चाहते कि इनकी शादी हो, एक के चाहते हैं शादी हो। ओहो। मौलवी साहब आ गए, सब लोग आ गए। उन्होंने, पिता ने मुझे फ़ोन किया कि साहब शादी रुकवा लो ऐसे-ऐसे आके। आप रुकवा सकते हो, मतलब हो नहीं पाएगा। अब आप सोचो कि ऐसे में आपको जाना है, और सब तैयारी है, खाना भी बन रहा है ना? तो मुझे बुलाया गया। मैंने कहा चलो चलते हैं। अब मैं गया, समझाया मैं अपने तरीके से। तो खाना तो सबने खा लिया, पर शादी आज तक नहीं हो पाई। उनको समझाया। अब जो बच्चे हैं, अब बच्चों को क्या है कि अब प्यार का है। हमने मैम लेटर्स भी पढ़े हैं। अब आप सोचो, 5th क्लास का बच्चा लेटर लिख रहा है, तो हाँ, वो क्या कॉमन लिखेगा? है, आई लव यू, हार्ट हार्ट में एरो, ये तो कॉमन फिनोमिना है। है ना? वो एक जमाने में चिट्ठी तो अब चली गई, अब एसएमएस आ हाँ, गया, अदरवाइज वो बॉल बना के फेंकते फेंक रहते हैं देना। क्लासरूम्स मैम में। एक बिल्कुल। इंसिडेंट था आज से 4 साल पहले का। वो बर्तन धो रही है, अच्छा। वो कोचिंग आ रहा है, अच्छा। बर्तन धोते-धोते यूँ पकड़ा, यूँ फेंक दिया। अब वो मेरे पास लाके दे रहा है।
हाँ। तो चीज़ें हैं, वो देख रहे हैं उन चीज़ों को, तो इसलिए उनमें चीज़ें वो हो रही हैं। बट उसको समझाने का डाँट से नहीं हो सकता मैम ये चीज़, ये पिटाई से भी नहीं हो नहीं, सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो ये आप अपने बच्चों की भी नहीं कर हाँ, सकते आज की मैम डेट में। नहीं कर सकते, तो ये जो प्यार वाला जो काम है ना मैम, इसको प्यार से ही समझाया जा सकता है। उनको इवन ऐसा हो गया था एक इंसिडेंट, तो मैम आपको हँसी आएगी कि एक लड़के से, एक बॉय था मैम, उसकी उम्र 13-14 साल होगी, रिसेंट का इंसिडेंट है। उससे लड़ रहे हैं बाकी के 13, उसके साथ कुछ चल रहा है, उसको पता ही नहीं है। और मैम आज तो महिला मतलब उसमें कहूँ तो आगे थोड़ा-सा निकल गए हमारे यहाँ बच्चे, वो उसको अप्रोच कर रही थी और उसकी बेचारे की पिटाई हो रही है। है ना? हाँ, तो क्योंकि एक जनरेशन तो पिटने वाली जनरेशन ही रही हाँ, है कि तूने गलत काम क्यों गलत किया। किया है। तो वो भी एक फेज होता है, जी। नाउ इट इज वेरी मच ओपन। तो प्यार बॉय में भी लड़के को भी हो सकता है, हाँ। लड़की को। तो इस केस में लड़की को हो गया था, फिर लड़का रहा है। तो उसके अच्छा फैमिली में क्या होता है, मम्मियाँ कई ऐसी होती हैं जो कि इमोशनल गाँव से आई होती हैं, वो सबसे पहले रोने लग जाती हैं कि। हम्म। और सबसे बड़ी दिक्कत में भी है फीमेल वाले पार्ट में ना, जैसे थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि ये हम लड़कियों को क्यों समझा रहे हैं, लड़कों को क्यों नहीं समझा रहे। हम तो पूरी कोशिश लड़कों को ही समझा रहे हैं कि बदतमीजी ना करो, हम तो इतना स्ट्रिक्ट पर उसमें रहते लड़कियों का हैं। भी क्या करे, वो भी हाँ, कम नहीं है। कम भी नहीं है मैम। और लड़कियों को क्या है कि अब उनकी मम्मी है, जो हाँ, मदर्स है, अगर लड़की का नाम उछलता है तो समाज में ना शादी और उस चीज की प्रॉब्लम हो जाती है। ये हमारी आपकी सोच नहीं है, ये पूरे ये समाज की ही है। समाज की सोच है। अगर मैं ये कहूँ कि जैसे शहरों की तो एक अलग कहानियां है, बट अगर गांव में किसी का नाम थोड़ा सा भी कहीं पे कुछ आ जाता है, हम्म। उसको रिश्ते मिलने मुश्किल हो जाते हैं मैम। इसलिए मजबूरी है हमारी, अभी 15-20 साल और लगेंगे मुझे लगता है ऐसा। ऑल्दो काफी फॉरवर्ड हो चुका हो है चुका वहां तो, है। लेकिन गाँव में तो अभी टाइम लगेगा इन चीजों को। इसलिए हम लोगों को फीमेल्स को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये प्यार मोहब्बत की चीज़ें तो प्यार मोहब्बत से और माँ-बाप को समझाया ही जाता है। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें भी आती हैं कि अगर आप किसी बच्ची को समझा रहे हैं ना, तो उसकी मम्मी सबसे पहले आपके ऊपर ये उँगली उठाती है कि आपको किसने कहा मेरी बेटी के बारे में ऐसे? आपको अधिकार नहीं है, आप मेरी बेटी को बदनाम कर रहे हैं। ये भी हम इश्यूज़ देखते हैं मैम। तो पर मैंने ये देखा है कि इन स्पेशली स्लम एरियाज में 14-15 साल में लड़कियों की शादियां कर दी जाती हैं। ठीक हाँ, है, तो उनके लिए उनको कुछ पता नहीं होता कि लीगल कानून क्या है। इवन एक लड़की का कंप्लीट डेवलपमेंट भी नहीं होता और वो माँ बन जाती है। तो ऐसे केसेस जब आपके सामने आते हैं कि वो पढ़ना चाहती हैं, लेकिन क्योंकि उसके बारे में, क्योंकि माँ बाप को एक गले से निकालनी है चीज जी, के, ये बर्डन है, इसको हल्का करना है, तो इसकी शादी कर दो। जी। तो ऐसे केसेस भी आप फेस करते हैं? बहुत आए मैम। तो कैसे हैंडल करते हैं आप मैम उन्हें? केसेस तो कई हैं खैर। एक तो कुछ केसेस तो ऐसे थे जिसको हम हैंडल ही नहीं कर पाए, वो हमारी रीच से ही बाहर चले गए। जो बच्चियाँ अभी भी हमारे पास बच्चियाँ हैं जिनके पेरेंट्स पीछे पड़े होते हैं शादी के। पहले मैं आपको जो आपका सवाल है उसका जवाब देता हूँ, फिर मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जिसमें हम कुछ कर नहीं पाए। जो बच्चियाँ हमारे यहाँ पढ़ती हैं, सबसे पहले तो बच्चों के दिमाग में ये डालना पड़ता है, मजबूरी है डालना, डालते हैं कि माँ बाप की शादी इसलिए करते हैं कि आप ना पढ़ पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं, और डर है उनको कि आप समाज में कुछ गलत ना कर दें, आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। बिल्कुल। तो आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा हमारी नज़रों में और अपने माँ-बाप की नज़रों में कि आप पढ़ रहे हैं, आगे कुछ कर रहे हैं। सो हम उनको, वो बच्चियाँ फिर पढ़ती हैं और उनको मतलब माँ-बाप को दिखाती हैं कि हाँ, हम रिज़ल्ट्स आ रहे हैं हमारे। एंड फॉर अर्निंग हम लोगों ने उन्हें एज़ अ टीचर, एज़ अ स्टाफ अपने ही रखा हुआ है, जिससे माँ-बाप को लगता है हाँ, बच्ची कमा भी रही है और सेफ हैंड में हमारे साथ है, तो एक परिवार के साथ है। तो इन बच्चियों के माँ-बाप को तो हम ऐसे रोक रहे हैं कि शादी मत करो, ये कुछ बन जाएगी। अब जो बच्चियाँ 10th, 11th-12th कर रही हैं, उनको हम उनकी एजुकेशन के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भर रहे हैं, प्रिपरेशन हम करा रहे हैं। तो ये मैंने एक तरीका निकाला उनके माँ-बाप को रोकने के लिए कि शादी, क्योंकि अगर मैं ये धमकाऊँ कि मैं तुम्हें अरेस्ट करा दूँगा, तो स्लम में रहते हैं, माइग्रेटेड हैं, वो यहाँ से जाके कहीं और चले जाएँगे, शादी कर देंगे। वो रोक ही नहीं पाएँगे उनको। तो अभी जो है ना, इस समय में जो माहौल चल रहा है, 100% हम बच्चों को रोक पा रहे हैं कि उनकी शादी माँ-बाप ना करें। सिर्फ़ एक इसी तरीके से वो बच्चे पढ़ने में अपना अच्छा परफ़ॉर्म कर पा रहे हैं और मैं उन्हें कुछ मतलब उनका अर्निंग हो पा रही है। इंसेंटिव दे रहे हैं। इंसेंटिव दे रहे हैं मैम, और वो दूसरों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, चाहे वो सिलाई का काम हो, चाहे हमारे यहाँ कोई और काम हो, आईटी का काम हो, कंप्यूटर का काम हो, बच्चों को पढ़ाना है, कोई XYZ कुछ भी हो। अब कुछ ऐसे इंसिडेंट बताता हूँ आपको कि जहाँ पर हम कुछ नहीं कर पाए, हम बच्चों को पढ़ाते थे। लॉकडाउन का टाइम था। लॉकडाउन का टाइम जब निकला था तो बहुत लोग यहाँ से माइग्रेटेड लोग हैं, स्लम में रहते हैं, काम खत्म हो कहीं और चले जाते हैं, चले गए। एक बच्ची थी तो उसके जो फादर थे मतलब उसकी शादी कर दी।
हमें नहीं पता था उसकी शादी कर दी, क्योंकि लॉकडाउन का समय था, लोग बाग इधर उधर चले गए। उसकी एज रही होगी 13-14 साल। ओह गॉड। और 3-4 साल बाद करीबन जो वो 15-16 साल की हो गई होगी, तब उसका फ़ोन आया एक अननोन नंबर से। और मुझे नहीं पता था उसका, बट मैं कोई भी अननोन नंबर छोड़ता नहीं हूँ मेरा, क्योंकि मेरा ही नंबर गूगल पे सब जगह डला हुआ है कि सारी कॉल्स मेरे पास ही आते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी कोई ज़रूरतमंद ऐसा हो जो मिस हो जाए। मैं स्टाफ पे जो भी हैं उन पे इतना वो नहीं करता, चीज़ें हो जाती हैं। अब उसका फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि सर नमस्कार, नमस्कार। मैं बोला, मैंने कहा अरे बेटा तुम इतने दिनों बाद कैसे? फिर उसने मुझे बताया, और जो उसने कहानी अपनी सुनाई कि उसकी शादी कर दी उसके पेरेंट्स ने, और वो उस समय में थी सोनीपत साइड थी, हरियाणा में एक जगह में कहीं, और वो वहाँ से निकलना चाहती थी, और उसकी जो हस्बैंड की एज थी वो करीबन 37 साल थी। बहुत 37 साल और 13-14 साल, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ना? तो मतलब क्या बताऊँ मैं हम आशीर्वाद देते हैं बच्चियों को, छोटी-छोटी बच्चियाँ होती हैं, हम उनके पैर छूते हैं नवरात्रे में, और सोचो कि उस एज हम ये डिफरेंस है। बहुत बहुत बड़ा उस पैराडॉक्स है। 37-38 साल के इंसान की शादी अगर वक़्त पे हो जाती तो इससे बड़ी उसकी बेटी होती। अब सोचो मैं क्या कर सकता हूँ उसका? क्या उस पे केस रजिस्टर करूँ? कुछ उसको नहीं। बुलाऊँ, कहाँ से बुलाऊँ? उसको लोकेशन ही नहीं पता। उसको कैसे पता करूँ? है ना? दूसरा, अगर उसको हम बचा भी लें, क्या ये समाज, ये कभी गवर्नमेंट, एक्सेप्ट ये नहीं पुलिस करेंगे। वाले उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, या उसकी शादी करा देंगे, या उसको एक अच्छी ज़िंदगी दे देंगे? हम कोई नहीं देता। समाज सेवक तो बहुत आ जाते हैं आगे बढ़ के कि यहाँ से रेस्क्यू करा नहीं नहीं, लेंगे, ये वहाँ से करा सच्चाई लेंगे है। मैम। ये हर रियलिटी है फीमेल मैम, की ये सच्चाई है। है ना? हम कहते हैं कि हम 21 सेंचुरी हाँ, में एंटर कर रहे हैं, लेकिन जब आप इस एरिया में जाके देखो तो इनका एक ही मिशन होता है, लड़की की शादी कर दो ताकि हम मुक्त हो जाएं, कल को हमारा पता नहीं है। लेकिन कई बार समझना है कि क्या वो फिजिकली तैयार है, क्या वो बिल्कुल, मेंटली तैयार है, लॉ एंड ऑर्डर कितना इम्प्लीकेशन हो पा बिल्कुल। रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक और छोटी-सी बताता हूँ, वो भी हम्म। बड़ा होता। मेरे पास फ़ोन आया एक मेरे ही स्टूडेंट का कि सर ऐसे-ऐसे जो है इसकी तबीयत ख़राब हो गई है, और इसका एडमिशन करा रहे हैं हॉस्पिटल में। एक तो क्या है ना कि इनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर इन लोगों से किसी ने कह दिया कि गाँव में तुम्हारे जाके वो बाबा बैठा, वही जो आपने थोड़ी देर पहले बताया था बिल्कुल। कि वो उससे दवाई लेंगे, उससे नहीं लेंगे। मैम उसकी एज रही होगी 15 साल बच्चे की। उसकी भी शादी कर दी थी। तो वो प्रेग्नेंट थी। उसका मिसकैरेज हो गया था। बट आप सोचिए कि 15 साल, इट मीन्स कि आप इल्लीगल थी शादी। आधार कार्ड में आप 18 से ऊपर है नहीं। तो मैं फेल्योर बता रहा हूँ आपको सिस्टम का क्या था। तो उसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी। मेरे फ़ोन में आज भी उसकी इंटेस्टाइन की फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं। उसका जो ऑपरेशन हुआ था उसकी पड़ी हुई हैं। वज़न होगा मुश्किल से 35 किलो, 36 किलो से ज़्यादा की नहीं थी उसका वज़न, है ना? मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि आप इमेजिन कर पाओ कि उसका कैसा था। उसको ले गए जीटीबी हॉस्पिटल में। गुरु तेग बहादुर में। हाँ, गुरु तेग बहादुर दिलशाद गार्डन। बिल्कुल। जब उसका वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए मरने वाली थी, वो इलाज उसका कराना था। तो डॉक्टर ने ये कहा कि अगर आप इसका एडमिशन कराते हैं यहाँ पर, तो मुझे पुलिस को बताना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एज ऐसी है नहीं। शादीशुदा है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मिसकैरेज हुआ था तो कॉम्प्लिकेशन तो उसी चीज़ की थी। तो सब हो जाएगी। तो क्या हुआ फाइनली पता है? उसको पेरेंट्स वहाँ से वापस ले आए। तो मैं तो ये कहूँगा कि एक ज़िंदगी बचानी थी, तो ये वो डॉक्टर की भी कमी थी कि उसको क्यों भगाया? है ना? हमें एक ज़िंदगी बचानी थी, लेकिन उसने सोचा कि इसके परिवार वाले सब जेल हो जाएँगे। जो भी उसने सोचा, सही या गलत अपनी जगह था, बट उसको हाँ। बचाना भी एक ज़रूरी है। अब ऐसे में कौन मदद करता है? पैसे कमाने वाले, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। उसको नोएडा के किसी हॉस्पिटल में ले गए। 2 से 3 दिन के अंदर उसका 5 से 6 लाख का बिल बना दिया, है ना? और उन्होंने कहा कि आपके पास ये नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, पुलिस का डर दिखाया, आप एक काम करो इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो। ज़बरदस्ती उसको 2 लाख रुपए बता के इंश्योरेंस पॉलिसी बेच दी कि मैं इसमें कवर करा दूँगा। एट द एंड उस बेचारी का इतना बुरा हाल हो गया कि उसको वो वापस बिहार ले गए। बस वो ऊपर वाले की, मैं कहूँगा, मदद से वो बच गई। अब उसके साथ क्या हुआ ना कि वो जीवन भर, उसकी ऐसी दिक्कत होगी कि वो जीवन भर अब माँ नहीं बन सकती। उसकी एज अब भी नहीं हुई शादी करने की, और ऐसी कॉम्प्लिकेशन उसके साथ आ गई। अब सोचो मैं क्या कर पाया उसके लिए? मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं चाहता तो मेरे पास में जगह होती, चीज़ होती, मैं उसको रोक सकता था, बैठा सकता था, है ना? जिस दिन वो आया था, बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये जो ना पेरेंट्स, ये शादी, ये समाज, बहुत चीज़ें हैं मैम फीमेल में तो।
बहुत क्या क्या करें? बिल्कुल सोचने वाली बात है ये कि जो चीज जैसे दिखाई देती है, जितना प्रोपेगेंडा होता है, नहीं रियल है। लाइफ उससे बहुत दूर है। तो आपको अगर मान लो कुछ ऐसे गायनीज भी आपके पास होती हैं जो जी। लड़कियों की मदद करती हैं? करती है मैम। यही है मैम, हमारे डॉक्टर्स ग्रुप है पूरा का पूरा। इवन इंदिरापुरम में ही है, डॉक्टर शालिनी मैम है, गायनी है। वो हमेशा से ही एक एक्टिव हमारी साथी रही हैं जी। और काफ़ी नामी डॉक्टर हैं। आई थिंक इसमें मैक्स में थी पहले, अभी क्लाउड9 के साथ एसोसिएटेड है शायद। तो डॉक्टर शालिनी अग्रवाल उनका है, वो रहती है हमारे पास में। उनके हस्बैंड है डॉक्टर राजीव अग्रवाल है, वो अ, बच्चों के डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिक हैं। तो हमारे बच्चों का भी ध्यान रखते हैं। उनकी जो वाइफ है डॉक्टर शालिनी, वो इन बच्चों का ध्यान रखते हैं। कोई भी केस आता है बेझिझक हम इनके पास चले जाते हैं। आधी रात में भी अगर किसी को हॉस्पिटलाइज करना है, कुछ करना है, तो किसी को भी कॉल कर देते हैं। ये लोग हमेशा तैयार रहते हैं। क्योंकि इस दुनिया का बैलेंस बना हुआ है, कुछ अच्छे लोग भी हैं बिल्कुल यहाँ है। शायद। अब आप बच्चों को एजुकेट करते हैं, बट जी। जहाँ तक स्किल की बात आती है, जैसे कारपेंटर हैं, प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रिशियन है या स्टिचिंग करने वाले हैं, जी। क्या आप इन लोगों की भी मदद लेते हैं कि ये आके बच्चों को सिखाएं, ताकि उनको भी लगे कि वो समाज के लिए एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं? बिल्कुल मैम। देखिए, सिर्फ एजुकेशन से तो कुछ होना है नहीं है, क्योंकि इनकी जो मेन प्रॉब्लम है वो अर्निंग है। और दूसरा, स्किल तो डालनी ही पड़ेगी कि डिग्निटी के साथ में कमा सकें। और मैं तो ये कहता हूँ पढ़ाई के साथ भी कमा सकें। तो हमारे जो सेंटर्स हैं, हमारे पास बहुत वॉलंटियर आते हैं जिनके पास अलग अलग स्किल्स होती है। हमने बच्चों को साबुन बनाना भी सिखाया है, बच्चों को बैग्स वगैरह सिखाते हैं हम लोग बनाना, स्टिचिंग सिखाते हैं। हमारे पास सिलाई मशीन्स हैं, इनकी मदर्स को भी सिखाते हैं हम, बॉयज़ को भी सिखाते हैं। मैं फीमेल, मुझे खुद आती है मैम। बिल्कुल, मतलब हाँ, लाइफ मैं स्किल्स तो सबको हाँ। आनी चाहिए, चाहे और लड़का हो या लड़की मैं हो। ये तो नहीं कहता कि मैं शर्ट और सूट बहुत अच्छा सिल सकता हूँ बट ठीक है मैम, आती हैं। इनको सिखाते-सिखाते हमें भी मतलब करते हैं, सीखते हैं। बिल्कुल। और जब दिवाली होती है, कुछ इस टाइप के होते हैं, तो हम लोग दिया और बाकी जो दिवाली डेकोरेशन का सामान होता है, ये लोग बेचते हैं। मैं एचबीटीआई कानपुर हरकुट बट्टर से पास आउट हूँ, तो मेरे जो फ्रेंड सर्किल है, जो सीनियर जूनियर्स हैं, अलग-अलग एमएनसीज़ में वर्क करते हैं, वो वहाँ पर इन बच्चों का स्टॉल लगाते हैं, जिससे ये कुछ इनकी अर्निंग हो सके। और डेली बेसिस पर एमएम क्लासेस होती हैं। इवन हमारे मार्शल आर्ट की क्लास चल रही हैं अभी, तो जो उनको टीचर सिखाते हैं, वो खुद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में वर्किंग है। ऐसे ही हमारे साथ सारे ज़्यादातर वॉलंटियर्स हैं, तो वो इनको इस लेवल पे सिखा रहे हैं कि कल को ये भी कोई कोच बन सके, नेशनल लेवल पे खेल सके। और ऐसी स्किल्स दे रहे हैं जो आज भी ये सीख सके। हम लोग कंप्यूटर सिखाते हैं। आप देखिए ना, मार्केट में भी जाएँगे, मंगल बाज़ार, शुक्रवार बाज़ार, जो लोकल मार्केट लगते हैं, वहाँ पर आप देखिएगा कि फोल्डिंग बिछा के लैपटॉप लेके बैठा होता है एक। वो क्या होता है, हम लोग तो जाते नहीं हैं वहाँ पे जनरली, वो मूवीज़ वगैरह या फ़ाइल ट्रांसफ़र डाउनलोड करते हैं मोबाइल्स में, तो वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। तो अगर कंप्यूटर आता है, प्रिंटिंग है, पैन कार्ड अप्लाई करना, आधार कार्ड अप्लाई करना है, रिज़र्वेशन कराना है, तो हम लोग ये चीज़ सिखाते हैं, सो दैट कि बच्चे और आराम उनमें से वो कर कॉन्फिडेंस सकें। भी आता है कि वो सेल्फ बिल्कुल अर्निंग मैम। कर रहा है, इवन इफ वो कम है या ज्यादा है, बिल्कुल, बिसाइड्स बिल्कुल। द पॉइंट, बट बिल्कुल दे आर मैम। अर्निंग। एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉ ये लगता है कि वाइट कॉलर जॉब के लिए आप तैयार हो, लेकिन क्यों नहीं आप उन स्किल्स की तरफ जा रहे हैं? अब ठीक है, आपको 3 आवर्स आने चाहिए, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक इज ओके, जी, बट जो क्रीम है रियली, जी, उनको चांस दे दिया जाए। और ठीक है, बेसिक एजुकेशन के साथ आप कैलकुलेशन कर सकते हो, जी। चल सकते हो। मतलब स्किल की मुझे लगता है ज्यादा जरूरत है। मैम है ही है। एक डिबेट थी मैम, आज से 6 साल पहले मैं गया था। वहाँ भी मेरा यही कहना था कि मतलब जो कॉलेजेस है ना मैम, दे ऑल आर फैक्ट्रीज, जहाँ पे हम इंजीनियर, है ना, डॉक्टर्स तो नहीं बोलूँगा इसमें, बीसीए, एमसीए ये निकाल रहे हैं। बिल्कुल। बट क्या कंपनीज उनकी नीड है? कंपनीज में जो कंपनी की जो नीड है ना, अगर हम वही प्रोडक्ट निकालें ना, तो शायद ज़्यादा रोजगार मिलेगा। एक इंजीनियर एक बीसीए की नौकरी खा जाता है। जब एक इंजीनियर बीटेक सीएसआईटी में मिल रहा है, तो बीसीए को कौन पूछ रहा है मैम? अब आप देखिए ना स्किल्स, आज एआई है तो सीएसआईटी का क्या चल रहा है आप देख ही रहे हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि मतलब हम भी उसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं बच्चों को कि ठीक है, ये अर्थमेटिक, इंग्लिश, हिंदी, मैथ ये ठीक है, चलता है, ये होना कोई चाहिए, काम बट कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं नहीं है। होता मैम, बिल्कुल नहीं होता। अगर आपके पास स्किल है तो आप दुकान खोल के भी बैठ बैठ जाओगे। सकते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर अ मोची। जी, एक बच्चा था जो घूमता रहता था। जी, आई नो दैट मैन, एंड रियली उस मोची ने उस बच्चे को अपने पास बिठाया और उसको जूता घड़ना सिखा दिया। जी, अब उसको तो मजा आने लगा। जी, उसके बाद वो एस्टैब्लिश मोची बन गया, जी, और आज भी वो उस जगह में है, जबकि उस
मोची जिसने सिखाया था कुछ लेना देना नहीं था, जी, उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं इस बच्चे को एक स्किल सिखा सिखा दूं, दो, और बिल्कुल, उसने उस घूमते फिरते कूड़ा बीनने वाले बच्चे को एक बढ़िया मोची बना दिया, एंड नाउ बिल्कुल, ही इज अर्निंग हिज लाइफ। बिल्कुल मैम, ये होना मतलब होना मुझे चाहिए, लगता है कि एक ज्यादा तरीका अच्छा ज़्यादा है अच्छा कि हम तरीका है। उनको स्किल दें, उनको बहुत ज्यादा हम ये बिल्कुल, बताएं कि जो सेल्फ अर्निंग है उससे बड़ी कोई चीज नहीं बिल्कुल है। मैम। अब जब मैं आपके इस पूरे पोर्टफोलियो को देख रही थी, तो निर्वेद में एक प्रोजेक्ट संकल्प है जिसको आपने बताया, जिसमें जी, आप बच्चों को, आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आप एनवायरनमेंट एक्शन, क्रिएटिव जो चीजें हैं, अवेयरनेस है, कम्युनिटी एंगेजमेंट्स है, इन सब चीजों को, इन सब क्वालिटीज को इनकलकेट करने की कोशिश करते हो। जी, तो मैं जानना चाहूंगी इसको कि कैसे आप इन सब चीजों को एक साथ लेके चलते हो, क्योंकि हर सिटीजन को पता होना चाहिए कि जो भी हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो आने वाले जनरेशन के लिए भी उसको सस्टेनेबल तरीके जी। से उसको यूज करें। तो कैसे आप ये मैसेज उनको कन्वे करते हैं? मैम ये जो प्रोजेक्ट संकल्प है, इसका नाम संकल्प इसलिए रखा गया था कि हम एक संकल्प करें, हम इस प्रकृति से ही बने हैं और प्रकृति में ही मिट जाना है। जितनी अच्छी प्रकृति होगी हम भी उसी के पार्ट है, उतने ही अच्छे हम होंगे। हम लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, जितनी बिल्डिंग्स बनती जा रही है उतने पेड़ कटते जा रहे हैं, है ना मैम? मैं तो एक सिविल इंजीनियर हूँ, मैंने तो फील्ड साइट सर्वे सब करे हैं, देखा है कि कितने पेड़ होते हैं, कितने कट जाते हैं और कितने लोग लगाते हैं उस पेड़ के बदले में। डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बने हुए हैं, अलग-अलग चीज़ें बनी हुई हैं। तो एक वो चीज़ें हैं जो लोगों को दिखती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू के हमें पेड़ लगाने हैं। ऑल्दो मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन आज बता देता हूँ आपको। 2019 में मैंने टारगेट लिया था, मैंने कहा 5 लाख पेड़ लगाएँगे। ये दुनिया में ना मैम जो दिखता है वो बिकता वाली चीज़ है मैम। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि लोगों को ना शो ऑफ में ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे पता था 5 लाख पेड़ नहीं लग पाएँगे, पर मैं बोलूँगा ना 1 लाख लगेंगे, तो 10,000 भी नहीं लगेंगे। तो मैंने टारगेट लिया 5 लाख लगेंगे और वक़्त चूज़ किया। नेशनल वॉलंटरी वीक होता है एनवीएम का, तो नेशनल वॉलंटरी वीक था 18 जनवरी से स्टार्ट होता है हर बार, कि उस समय में बहुत सारे फावड़े लेके आ गया मैम, मैं बहुत सारे प्लांट्स लेके आ गया और लोगों को, क्योंकि मुझे पता है ना कि होता है ना कि जैसे आप फ्रेंडशिप डे के दिन ही फ्रेंडशिप सेलिब्रेट करेंगे, आप बिल्कुल। दिवाली के टाइम में हर ये चीज का करेंगे, डे होता है। है ना, जन्माष्टमी के दिन ही आप कृष्ण भगवान की पूजा करें, तो वही चीज़ है। तो मैंने बोला कि इससे सही वक्त नहीं हो सकता और मेरे पेड़ लग जाएंगे। तो मैंने शो ऑफ करा 5 लाख का, टारगेट मेरा 1 लाख ही था और मैं 1 लाख ही लाया था मैम। टीम को पता था और मुझे पता था कि लोग आएंगे और मैम आए और 5 लाख पेड़ लगे। यहाँ से लेके और पूरा जितने भी स्कूल्स हैं, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, मैम बढ़ चढ़ के इतना पार्टिसिपेट किया कि सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसे होगा, चीज़ें होंगी। मैं खुद पेड़ ही नहीं लगा पाया, इतने ग्रुप्स को मैं मोटिवेट करता रहा, उनसे बात करता रहा, लोग चीज़ करते रहे। मैं कहा मैं तो पानी दे दूंगा बाद में, इनको पहले पेड़ तो लगवाया जाए, मतलब क्योंकि उसको नर्चर भी करें, एग्जैक्टली पाले भी, मैम, लगाना इशू नहीं कोई है, बड़ी लगा तो बात चले नहीं जाएंगे। होती। फिर हमने ये किया मैम, 1 लाख पेड़ लगवा दिए। अब लगवाने के बाद में जीडीए जो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, उससे संपर्क करा। म्यूनसिपैलिटी के पास में उस समय में यहाँ का चार्ज नहीं था, बट फिर भी हमने जुगाड़ तिगाड़ बिठा के म्यूनसिपैलिटी वालों को बोला कि आप इसमें पानी गिरवा दीजिए। झुग्गियों में बच्चों को बोला, झुग्गियों में सबसे बड़ा फायदा पता क्या होता है, जो आपका सवाल भी था कि इनकी एनर्जी को कहाँ लगाते हैं हम। तो सबके पास में ठेले होते हैं मैम, तो ठेले पे पानी रख दिया मैम ड्रम भर भर के कि अब ना आपको इन पेड़ों को देना है और ये आपकी जिम्मेदारी आए हैं पेड़। तो वो ठेला लेके जाते थे, सब जगह पेड़ पे पानी गिरते थे। आज वो पेड़ 25-25, 30-30 फुट के हो रहे हैं मैम, बड़े हो गए और एनवायरनमेंट में कितना बड़ा environment में काम हो कंट्रीब्यूशन जाता है। है ये। हमने ध्यान रखा कौन सा खराब हुआ, कौन सा कटा, कौन सी चीजें हुई और आज चल रहे हैं। इवन आप हमारे सेंटर पे गए होगे तो आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े पेड़ हो रहे हैं। बहुत मैम पेड़ आप है। पुरानी फोटोज देखिए हमारे फेसबुक पे जाके, और जी। अब नए देखिए मैम। जंगल क्या मैम, वहाँ पर क्या था, पहले स्लम झुग्गियाँ रहते थे, तो वहाँ पेड़ वेड़ कुछ नहीं, सिर्फ झाड़ियाँ थी। हमने वो काट के पीपल, और हमारा मेन फोकस था पीपल और नीम और बरगद। हाँ, ऑक्सीजन बहुत अच्छी सबसे ज्यादा तो पीपल है। आप हमारे लेफ्ट और राइट में अगर जाएंगे पूर्व और पश्चिम की तरफ, तो आपको पीपल ही पीपल इधर दिखेंगे, पीपल ही पीपल इधर दिखेंगे। जो पीपल बाबा ने भी मुहिम छेड़ी हुई है, बेसिक रीजन यही है कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पीपल ही देता है। अच्छा, दूसरा ये जो हम लोगों को बुलाते हैं या चीजों को लेते हैं, है ना मैम, धर्म के साथ थोड़ी चीजें जुड़ी होती है ना, तो आदमी और अच्छे से काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम पीपल को हम पूजते हैं, पूजा करते हैं, बट वृक्ष की पूजा होती है। बिल्कुल मैम। तो उसको काटने से पहले आदमी 10 बार सोचता है मैम। तो उगाने के लिए तो मैम धर्म का काम हो गया। इवन मैम आप बिलीव नहीं करोगे,
हमारे यहाँ ना लॉकडाउन में डॉगीज मतलब आए थे काफ़ी, हम लोगों ने स्ट्रे रखे डॉग्स थे। जो हाँ, होते स्ट्रीट हैं। डॉग थे। तो उस समय में लोगों का दिमाग पता नहीं कैसा काम कर रहा था लॉकडाउन में कि जानवरों से ये कोविड हो रहा है, तो हम लोग लेके आ गए थे। बड़ा अटैचमेंट हो गया था। हमने तो मैम, जब हमारे डॉगीज वो बच नहीं पाए थे, वो एक बड़ी दुखद थी, हमने उनके ऊपर भी पेड़ लगा दिया था मैम। जैसे वो लोग करते ना कि अपने पेरेंट्स या दोस्त या किसी के हाँ, नाम कि पर लगा मेमोरी देते में हैं। लगा तो हो। हमारे बच्चे हैं ना, अगर हमारे जो डॉगीज है ना, अगर इनके भी कुछ हो जाता है, तो इनके नाम को भी पेड़ लगाते हैं। अभी 2 नीम के पेड़ आपको जो नीचे मिलेंगे, वो चीकू और भोलू नाम था उनका, उनके ही पेड़ है वो। हाँ, करते हैं मैम अटैचमेंट देखो जी। जो भी है पार्ट ऑफ द वर्ल्ड तो है ही, फिर एक है नए पेड़ लगाना, और एक है जो ऑलरेडी है उसको बचाना। तो बचाना। ये टीम मुझे बनाना इसलिए जरूरी था मैम कि एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट ना, मैं लड़ नहीं सकता, मैं जा नहीं सकता, बट ये टीम जो पर्यावरण के लिए आज काम आई है, जो हमारा ग्रुप बना है ना, इनको हम डाइवर्ट कर सकते हैं कि ठीक है घरों में बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं जो अपने घरों में हैं इस समय में, लेकिन ये मेरे वो टीम या वो मेंबर हैं कि जब मुझे इनकी ज़रूरत पड़ती है ना, तो ये तुरंत ही एक्टिव हो जाते हैं, चाहे वो लैपटॉप मोबाइल से हो। तो जहाँ भी मुझे पेड़ कटते हैं या कुछ इस टाइप की चीज़ें होती हैं, हम डायरेक्ट उनको मैसेज करते हैं, मेल करवा देते हैं, तो हमारा नाम नहीं आता, वो हमारे पेड़ बच जाते हैं। आप देखिएगा बहुत जगह ऐसी मिलेंगी जहाँ पे गवर्नमेंट नर्सरी के लिए अलाउ करती है ग्रीन बेल्ट को जगह को, तो जब वो नर्सरीज बनती हैं, तो वो उनको तो अपने ही पौधे रखने हैं ना मैम, वो बेचने के लिए, लेकिन ऑलरेडी जो वहाँ पेड़ है, उस पेड़ को वो काट देते हैं। ओह, वो कटे हैं हमारी नज़रों के सामने, उल्टा बहुत चीज़ें हुई हैं। हमने खुद आरटीआईज लगाई हैं, सीएम पोर्टल पे कंप्लेन करी है किसी और के नाम से, चीज़ों के नाम से, हम बचाने की पूरी कोशिश करी, पर जहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस ज़रूरी है, क्योंकि ये भी तो हमारे ही भाई बंधु है ना मैम, हमारे ही समाज के हैं। तो कुछ होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऐसे भी जो नहीं काम करते हैं, तो वो नहीं आते हैं जब तक उनको नहीं मिलता है। जब आते हैं तो उनसे कुछ ले दे के चले जाते हैं, वो नहीं करते। ऐसे टाइम पे ज़रूरी है कि वो टीम जिसने कभी पेड़ लगाए थे, उनको पता है कि ये मेरा ही बच्चा है एक तरीके से, उन्होंने ही जन्म दिया ये उस तो पेड़ को, बिल्कुल तो उनको ठीक है, बचाना बिल्कुल पड़ेगा मैम। बच्चों की तरह रखना जी, पड़ता है। ये हम अब जब बच्चे इस संस्था को छोड़कर जाते हैं जी। और मतलब वो कैसा महसूस करते हैं, कोई ऐसी घटना जो सच में आपको बार बार खुद को एक कहते हैं ना फील गुड फीलिंग आती है कि हाँ मैंने इस यूनिवर्स को बहुत बहुत कुछ दिया, कुछ छोटा सा कंट्रीब्यूशन मैंने इस यूनिवर्स के लिए किया, आज मैं इस बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंट देख रहा हूँ या हंसता मुस्कुराता देख रहा हूँ या एक अच्छी लाइफ लीड करते हुए देख रहा हूँ, तो कैसा लगता है आपको, कैसा फील करते हैं वो बच्चे और आपको कैसा लगता है? अब जनरली इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं मैम। कई बार बच्चा मजबूरी में छोड़ के जाता है, और कई बार ऐसे जाता है जब उसकी एजुकेशन पूरी हो जाती है। जब बच्चा मजबूरी में छोड़ के जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है, ना तो वो हमारे लिए सुखद होता, ना उसके लिए सुखद होता। तो हमारे जीवन में तो ऐसा भी समय आया है, और ये फीमेल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैम ये। उसके पेरेंट्स, ये आज से 5 साल पहले की बात है मैम, उसके पेरेंट्स गुड़गाँव चले गए थे। कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ खत्म हो गया था, वहाँ चले गए थे। वो हमारे उनके बीच का कनेक्शन, उनकी पढ़ाई की इंपॉर्टेंस को देखकर मैम ये हुआ था कि उन दोनों बच्चों को वो स्लम में छोड़ के चले गए, हम वहाँ कमा लेंगे, तुम यहीं रह लो, तुम पढ़ लेना मैम। तो ये हमारा उनका था। अब कुछ 2 बच्चे ऐसे भी थे, वो बिहार चले गए थे। आज भी कॉल करते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो वो आज भी हमें याद आते हैं, उनको हम याद आते हैं, बातें चीज़ें होती हैं। जो बच्चे यहाँ से निकल के कुछ बन गए हैं, वो आते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, 15 जुलाई, बाहर रहते हैं, कोई स्पेशल डे के दिन कि हाँ आज प्रोग्राम होगा, चलो सर से मिलते हैं। अब वो मैम हमसे बड़े हो रहे हैं, हमारे पैर छूते हैं आके, जब बगल में खड़े होते हैं और देखते हैं कि हाँ, ये हमारा बच्चा पढ़ाया हुआ है, तो फ़ख्र तो महसूस होता ही है। अभी और तक उनको तो भी वो जो फीलिंग्स हैं, जो बिल्कुल मैम, रिगार्ड्स हैं, वो एक अलग ही मैम, चाहे वो अपने जगह पे कैसे भी हों, बट हमारे यहाँ तो वो एक स्टूडेंट की तरह आते हैं, ऐसे करके उनके हाथ होते हैं मैम, और थोड़ा-सा शर्माते हुए हम लोगों को देख रहे होते हैं, क्योंकि वो बचपन जब उन्हें छड़ी से हम मारते थे, आज वो समय जब वो कुछ बन गए हैं, बिल्कुल। गिफ्ट भी लाते हैं हमारे लिए, पर हिम्मत नहीं होती देने की, क्योंकि हमारा लेन-देन वाला हिसाब-किताब कोई रहा ही नहीं, फैमिली की तरह रहे, और आप खुल कभी के उनको रहता है चीज़ों कहते का। नहीं हो कि आप जहाँ भी हो सबसे बड़ा रिवार्ड है कि अगले 5 या 6 लोगों को सपोर्ट करो, क्या आप हम ऐसा करते हैं मैम, मैसेज उन्हें एक ऐसे चेन बनाने के लिए नहीं बोलते मैम हैं? बिल्कुल करते हैं। अब पढ़ाने को तो मैं आपको दूँगा एग्ज़ाम्पल इसके भी, एक छोटा-सा बताता हूँ। एक बच्चा था, गोलगप्पे खा रहा था खड़ा होके मैम। पसंद तो सभी को होते हैं मैम, आपको भी बिल्कुल। होंगे, हमें भी है ना, हुँ। तो वो खा रहा था। तो शिक्षा ही है ये चीज़ जो बच्चों को बताती है, तो वहाँ पे एक लेडी थी, वो खा रही थी। एक बच्ची भी छोटी-सी खा रही थी। उसके से थोड़ा-सा पानी वो जो लेडी थी उन्हीं का पानी गिरा था, वैसे तो ये हुँ, उनकी बच्ची का गिरा हुँ, था, बट उन्हें लगा उस बच्ची के हाथ से गिरा होगा। हुँ। ये मैम जो गैप है ना, बीच सोसाइटी, का दोनों सोसाइटी में सोसाइटी बहुत का वो लंबा तो गैप है है। मैम ये। उन्हें लगा इसका पानी गिर गया, तो
अगर मैं बिल्कुल अपनी देसी भाषा में कहूँ तो वो अशुद्ध हो गई थी, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाई और उन्होंने सीधा उसके थप्पड़ मार दिया। अब हमारा एक स्टूडेंट वहाँ पे खड़ा था, वो भी खाने गया हुआ था, तो उसने देखा, तो उसने बोला कि आंटी पहला तो ये कि ये पानी इसका गिरा है, दूसरा ये गिर गया तो क्या हो गया, पानी तो है, पानी ही तो है, आपने क्यों मारा। ठीक है आप हो गए इस परिवार से, बट थोड़ा सा मैम हम भी संविधान, मतलब मेरा रहता है कि आर्टिकल्स पढ़ाना, फंडामेंटल राइट बहुत पढ़ाना जरूरी है। तो मैम उन्होंने सारे आर्टिकल जो आर्टिकल 19 में है कि 20 है कि उन्होंने सब बोल दिया उनके सामने, एंड आपने गलत किया बहुत ज्यादा। आप बिलीव नहीं करोगे मैम कि वो ना उस बच्ची से सॉरी बोला उन्होंने बाद में, और उनको वाकई में फील भी हुआ। एक तो जब पता लगा कि पानी इसने गिरा ही नहीं, दूसरा ये कि हमें भी इस चीज़ का फर्क महसूस हुआ कि हाँ हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा ये कर रहा है। हमारे यहाँ के पढ़ाए हुए बच्चे सेंटर्स में चलाते हैं, पढ़ा रहे हैं। इवन हमारे मेरिट के सेंटर को चलाने वाले बच्चे हमारे ही यहाँ के स्टूडेंट थे। पटना में जो हमारे सेंटर चल रहे हैं उसमें हमारे जो बच्चे थे वो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। दिल्ली में जो बच्चे हमारे काम कर रहे थे अब वो चले गए गुड़गांव में, तो वहाँ पर वो हमसे उन्होंने सपोर्ट मांगा कि सर यहाँ पे ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, स्टेशनरी वगैरह हम यहाँ से उन लोगों को भेज देते हैं और वहाँ पे अपने वक्त के हिसाब से वो लोग पढ़ाते हैं। तो आप जैसे जो ये किचन चलाते हैं, उनको खाना देते हैं, सर्विंग मैनर्स सिखाते हैं, तो ये सारा प्रोसेस कैसे ऑपरेशनल होता है? उसमें लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, आपकी टीम है, कैसे आप इसको ऑपरेट करते हैं? हम पूरा कंट्रीब्यूशन से ही है मैम, कि कंट्रीब्यूशन लाइक इन टाइम, इन मटेरियल। वैसे तो निर्भेद हम जनरली जो हमारा सोर्स ऑफ अगर फंडिंग या रिसोर्स चीज़ें हैं वो इन काइंड में ही है। हम लोग कभी भी मॉनेटरी सपोर्ट को प्रमोट नहीं करते हैं। लोगों को भी अपने मन की श्रद्धा उनकी पूरी होती है कि वो दान में अन्न दे डायरेक्ट, या तो खिलाने का, चीज़ों को संभालने का। तो हमारी भी एक नॉन में है, वो ऑल्दो अपना नाम बताने के लिए मना करती हैं हमेशा। बिल्कुल। तो हम उनके साथ टाइप में ये हमारा किचन चलता है, और एक टाइम मील का उनके साथ में है, एक टाइम मील का हम लोग करते हैं उनका। अभी फ़िलहाल में हमारी 2 टाइम मील इंदिरापुरम वाले सेंटर पर चलती हैं। तो ये इस समाज का ही सपोर्ट है कि इंसान अपनी सैलरी से अपने 2 बच्चे नहीं पाल पाता है, और हम गिनती के इतने से लोग हैं जो डेली 300 लोगों को खाना बनाते हैं यहाँ पर, और इनकी ज़रूरत की चीज़ें कर पा रहे हैं। तो सुबह से लेकर शाम तक जो बच्चों का हेल्थ है, उनका खाना है, उनकी चीज़ें ज़रूरत की हैं, तो ये इसी सोसाइटी से हम लोग बाग इनका डोनेशंस कर देते हैं। जो रिमेनिंग होता है, हमारी जो सैलरीज आती हैं, जो चीज़ें आती हैं, जो सामान इधर से आता है, उसी चीज़ से हम लोग पूरा इसको कर पाते हैं। हमारी टीम भी बनाती है, हमने स्टाफ रखे हुए हैं इस चीज़ को बनाने के लिए। ऑल्दो जिस सेंटर पे आप गए थे वहाँ पे हाइजीन सफाई की वजह से हम वहाँ नहीं बनाते हैं। ये पूरा घर है, मकान है, जगह है जहाँ पे ये चीज़ें बनती हैं। वो अलग बात है मैम कि कुकिंग का मुझे भी बहुत शौक है, बड़ा मज़ा आता है बनाने को, तो हम बच्चों के साथ मिलके कभी बनाते हैं। क्योंकि आप किसी भी गुरुद्वारे में जाओ, हर कोई लंगर सेवा करता है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम कम्युनिटी सर्विसेज दे पा रहे हैं, सो दैट वो अगर भूखे पेट होंगे तो उनसे छीनेंगे जिनको भगवान ने बहुत कुछ दिया हुआ। बिल्कुल मैम, वो गैप इंडिया में बहुत ज्यादा है। बहुत है मैम, बिल्कुल। अब एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ। इस एनजीओ को शुरू करने के बाद आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया, अगर मैं एक लाइन में जानना चाहूँ तो? बदलाव ये आया कि सबसे पहली बात तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता मेरे पास क्या है क्या नहीं है। हमेशा एक ज़िंदगी में एक चीज़ें रहती हैं कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, ये बच्चे हैं, ये सेंटर है, चाहे मेरा ऑफिस हो, चाहे ये समाज हो। तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो मुझे दिया है इस निर्भेद ने, समाज में जीने का, काम करने का एक मकसद दिया है मैम। चैन से नींद आती है? बहुत। हर दिन मैम चैलेंजिंग होता है वैसे मेरा, मैं हर दिन हारता हूँ, हर दिन जीतता हूँ मैम। सुबह कुछ समस्याएं होती हैं, पर्सनल लाइफ भी कोई खास अच्छी नहीं चलती है मैम। कुछ सितारे ऐसे समय में पैदा हुए थे कि समस्याएं लगी रहती हैं, लेकिन ये है कि हर दिन हार की भी एक चीज़ होती है और एक जीत की भी होती है। तो जब यहाँ इस सेंटर से, लेकिन मैं हमेशा जीतता हूँ, इन बच्चों की किस्मत साथ में रहती है, इनकी समस्या समाधान करने के बाद में जो सुकून मिलता है ना, मैं अपना भी भूल जाता हूँ। क्या सच में समाज बदल रहा है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे ही दिखाई देता है कि एक लोग एक चम्मच भी देते हैं तो उसको इतना पॉपुलर कर देते हैं, और आप तो बहुत कुछ दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि सच में समाज बदल रहा है कि सोशल मीडिया की ही बातें हैं? मैम समाज तो चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें ऐसा नहीं है कि नहीं बदल रही है, बट हाँ सोशल मीडिया पे दिखाना, मैं उसको सही भी कहूँगा, गलत भी कहूँगा।
कुछ लोग दिखाने के लिए करते हैं, बट उस दिखाने से बहुत लोग बदल जाते हैं कुछ करने के लिए। तो समाज तो बदल तो रहा है मैम, बहुत बदला है, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया का रोल इतने में रहता है कि जिनको नहीं पता होता उनको कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में पता लगता है। जैसे मैं रेल का आदमी, रेल की तरह अगर बात करूँ तो निर्भेद एक रेलवे स्टेशन की तरह ही है। जब सफ़र करना होता है हम ट्रेन पकड़ लेते हैं, ऐसे ही जब सफ़र करना होता है तो लोग यहाँ आ जाते हैं। तो ये सोशल मीडिया के ही थ्रू हो पाता है। तो सोशल मीडिया से काफ़ी फ़र्क पड़ता है और मुझे लगता है कि वही मैम, इस चीज़ में समस्याएँ हमेशा रहेंगी, जीवन भर रहेंगी, सदियों से चली आ रही हैं और समाज बदल भी रहा है। क्योंकि समस्याएँ भी हर बार अलग ही आती हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कोविड आएगा, पर आया, उसका भी बदलाव आया। आज अलग समस्या है, कल अलग समस्या होगी। समाज को पता रहना चाहिए कि हमें समाज सेवा करनी चाहिए, हमें कम्युनिटी में काम, अपनी सोसाइटी में काम करना चाहिए, हमें आस-पड़ोस अपना शुद्ध साफ करना चाहिए, सिर्फ़ अपना घर ही नहीं। तो आप आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, अगर मैं एक सेंटेंस में आपसे पूछना चाहूँ? सबसे बड़ी पावर ही युवा है मैम। अगर ये सोशल मीडिया चीज़ें छोड़कर एक बार ये देखें अपने आस-पड़ोस में जाके चीज़ों को देख कर कि ये समस्या है। इनका एक लेटर, इनका एक मेल इतना बड़ा बदलाव ला देगा जो आप और हम कभी सोच भी नहीं सकते। जो मैं दिन-रात मेहनत कर रहा हूँ ना मैम, हो सकता है कि मेरी ये सालों की मेहनत ये एक दिन में बदल दें। स्कूल्स खुल जाएँगे, हॉस्पिटल सुधर जाएँगे, सारी चीज़ें हो जाएँगी। स्कूल में जो गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है ना, वो परेशान है कि क्योंकि उसकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर को बनाने में उसका रोल नहीं है। वो जस्ट एक एप्लीकेशन दे सकता है। लेकिन ये युवा जो है, ये यूथ है, अगर ये गवर्नमेंट स्कूल विज़िट करके देखें एक बार, टॉयलेट टूट रहा है, छत गिर रही है। एक बार क्यों नहीं जो जितने मिनिस्टर्स हैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डालते हैं? बिल्कुल है। ये मुहिम चला दें मैम यूथ हमारा, तो ये छोटे-छोटे स्टेप एक बड़ा बदलाव ला बड़ा सकते हैं। बदलाव ला सकते। कुछ नहीं करना, घर बैठ के मोबाइल ही तो करना है इनको, सिर्फ़ मोबाइल करना है। और ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई हैशटैग चलाना है ना, मेल करो आप। सारे मेल करें। गवर्नमेंट की मेल आईडी भर जाएँगी इससे और आप देखिए क्या सुधार आएगा। डायरेक्ट पीएम को लिखिए ना, पीएम साहब तो वैसे भी एक्टिव रहते हैं इन चीज़ों में। तुरंत आदेश देंगे, चीज़ें होंगी। बट हमें पता तो हो मेरी सोसाइटी में ये कमी है। वो तब पता होगा जब मेरा युवा जो है वो अपने पार्टी अपने सैटरडे बिल से से, छोड़कर, पार्टी कल्चर से बिल्कुल निकल के मैम, पार्टी दूसरों को कल्चर से देखेगा। निकलेगा। आपके लिए असली सफलता क्या है? कैसे आप अपने आप को सक्सेसफुल गिनते हो? बीइंग अ गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय, बीइंग अ पर्सन हू आर अर्निंग, बीइंग अ पर्सन यू आर सेटल्ड, क्या है रियल सक्सेस? हम इन तीनों में से तो कुछ नहीं। मेरे लिए सफलता होगी जब मैं इस निर्भेद में जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जब मैं देखूंगा कि मेरे जैसी कॉपी तैयार हो गई है, मेरे लिए ये सफलता होगी। जॉब तो सभी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मुझसे बड़ा अधिकारी भी होगा, बिल्कुल। उससे बड़े अधिकारी भी हैं। पैसे सफलता सब को कमा रहे हैं बिल्कुल, आज पैसे के सब डेट में, कमा रहे हैं, लेकिन वो दीवारें बढ़ा रहे हैं, मेज लंबी नहीं कर रहे नहीं हैं। कर पा रहे ये हैं। बहुत दुख की बात है। बिल्कुल है। जरूरत है मेज को बड़ा करने की, पर वो क्या कर रहे हैं? बिल्डिंग्स खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जो शायद वो कभी नहीं कर यूज भी पाते। नहीं कर बिल्कुल पाएंगे। मैम। ऑफिस में जाते हैं मैम, हमारे पास में रूम होते हैं, चीज़ें होती हैं, साइट पे जाते हैं, लोग होते हैं, बगल में होते हैं, ऑफिसर्स हैं, बैग लेके कोई चल रहा है, पानी कोई पिला रहा है। मैं अपने सेंटर पे मैम चप्पल में जाता हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मेरी शर्ट बाहर निकली होती है, मैं वहीं पे मैं बैठ जाता हूँ। तो मुझे वो ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि जब मैं उनके साथ बैठा हूँ, वो चीज़ें कर रहे हैं ना, तो सफलता मैम मेरे लिए वही है कि जब मैंने अगर ये चीज़ शुरू करी, अगर मेरे साथ एक लोग और, अगर हम 2 लोगों ने मिलके करी, मैंने करी और 3 साढ़े 3 पढ़ा रहे हैं, अगर मुझ जैसे 5 और हो जाएँ, तो ये 20,000 हो जाएँगे, 18,000 हो जाएँगे, उन जैसे और हो जाएँ तो ये चीज़ होगी कि मतलब मेरे मरने से पहले अगर मैं ये देख लूँ कि ये चेन इतनी बढ़ चुकी है कि वाक़ई में मेरी जो चलाई हुई, जो मेरी सोच को मैंने जो शक्ल दी है, ये मुहिम इतनी चल चुकी है कि वाक़ई में निर्भेद होकर लोग, वाक़ई में बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं और सिर्फ़ शिक्षा में नहीं, हर चीज़ में कर रहे हैं। रास्ते में कोई गिर गया, किसी की लड़ाई हो गई, कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई किसी को बचा नहीं रहा, क्यों? तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा हो। यहीं इंदिरापुरम में न्यू ईयर का दिन था, सब सेलिब्रेट कर रहे थे, मेरे पास एक कॉल आई कि ऐसे-ऐसे कहीं पे कुछ हो गया। मेरे पास कभी भी कोई कॉल आ जाती, किसी फीमेल के घर में लड़ाई हो गई, मैं जब कॉल करता था अपने दोस्तों को कि या मैसेज डालता था कि ऐसा हो रहा है, आपने फीमेल सेफ्टी की भी बात करी थी, कोई आता नहीं था, किसी की वाइफ मना कर देती थी, मम्मी मना कर देती थी। वैसे हम सोशल मीडिया पे वुमेन एम्पावरमेंट हैशटैग पता नहीं क्या बहुत चल रहा है, बहुत कुछ वो करते वहाँ थे। पिट रही हैं, उनके साथ गलत हो रहा है, कोई सँभालने वाला नहीं है। मैं खुद अकेला चला गया, पता है आपको, मैं रात को 1:30 बजे 2 बजे, हालाँकि मुझे भी डर लगता था मैम, ऐसा नहीं है कि मैं डर नहीं रहा। हाँ, केस बट रिवर्ट हो पर जाता पर है। किसी ने तो किसी आज से किसी को फ़ोन किया मैम, उसको भी नहीं पता कि मेरा स्ट्रक्चर क्या होगा। अब आप देखिए मैं कितनों को पीट दूँगा या किसी से लड़ लूँगा या उसको क्या बचा लाऊँगा।
बट मैंने कहा ठीक है, उसको ज़रूरत है, किसी को तो ज़रूरत है, चलो चलते हैं। मैं न्यू ईयर के दिन भी गया था, बट उसको हिम्मत मिली, चीज़ें हुई। बट वो चीज़ ये देखा कि हाँ, इसके लिए भी पैरेलल में एक टीम होनी चाहिए, इसके लिए भी होना चाहिए, और लोग मदद करते हैं जब आप उसको करोगे। एक है मैम चीज़ें, जैसे मैं बताऊँ आपको, अ, ये समाज कैसे अलग हो जाते हैं निर्भेद का। जैसे हम छोटी सी चीज़ बताता हूँ मैं, किन्नर जो होते हैं, ट्रांसजेंडर्स। ट्रांसजेंडर्स कहते हैं उनको। मुझे मतलब एग्जैक्ट नहीं पता ये शब्द मैंने सही बोला है गलत, बट यही शब्द है शायद। आप ये सोचिए ना कि बहुत लोग कहते हैं कि ये गाली दे रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई ट्रांसजेंडर निकला है रोड पर, 100 के 100 उसको देख के हंसेंगे या कुछ बोलेंगे, पर उसके है ना लिए वो मैम? जिम्मेवार नहीं है ना वो नहीं है। बेचारी। अब आप ये सोचो, जब वो 101वें के पास मिलेगा ना, वो 101वां नहीं उससे कुछ गलत कहना चाहता, लेकिन वो 100 से धोखा खा चुका है, तो 101वें के पास जाके ना वो खुद ही गलत बोल देगा। बिल्कुल। तो जो 101 वाला था ना, वो उसको उसकी बारे में क्या इमेज बैठेगी उसके दिमाग में? आप समझ रहे हैं मैम? ये हमारी सोसाइटी, अगर मान लीजिए पहले व्यक्ति को वही सही मिलता, और आप इनके सोशल वर्क देखिएगा मैम जाके, बहुत करते हैं ये समाज भयंकर के लिए। मैम। ये उस सोसाइटी को, वो 101वां जो बंदा था ना, या जो जिन्होंने सोने गाली दी थी, ये उन लोगों को से पैसा लेकर इतने वो सोशल वर्क में बहुत काम नेक करते हैं। और काम मुझे करते ऐसा हैं। लगता है फीमेल सेफ्टी में अगर कोई काम कर सकता है, निडर होकर लड़ सकता है ना, तो ये तो है। ये है। मैंने वो रात को अकेले जाके देखा था। मतलब अगर ये चीज कोई सुने देखे तो मैं कहूंगा कि इनको एक टीम अलग बनानी चाहिए, क्योंकि इनमें है वो हिम्मत जो लड़ सकते हैं लोगों से जाकर किसी चीज के लिए। बिल्कुल। मैं वुमेन सेफ्टी की है ना 1091 पे भी मैंने कॉल करी थी एक बार, किसी की कोई ऐसी समस्या थी जहां और बता वहां नहीं सकते रिस्पॉन्स थे। नहीं मिला होगा। एक फीमेल बैठ के मुझे समझा रही है कि मैं पुलिस को भेज रही हूँ, तो मैंने उसको समझाया, आप एक फीमेल है, एक फीमेल की समस्या नहीं समझ पा रही है कि वो फीमेल किसी को बता नहीं सकती है, वो तो मैं 100 नंबर पे भी बुला लूंगा। मैंने वो हर एक्सपेरिमेंट किया है मैम, जहाँ पे एक महिला ही महिला का दर्द नहीं समझ पा रही है, और तो क्या समझेंगे। तो चीजें हैं। बहुत तो मैं तो बुराइयां यही हैं। सोचूंगा कि सफलता वही होगी जिस दिन मुझे बस ये लोग मिल जाएं जो वाकई में इसको और बढ़ा दें। जैसे रात को जैसे मैं अकेला गया था, ऐसे अकेले ना जाएं, ये एजुकेशन सिस्टम चलता रहे। मुझे वॉलंटियर्स की, जो जैसे आज मैं टीचर्स ढूंढता हूँ, मुझे ढूंढने की जरूरत ना पड़े, लोग मेरे पे इतने हो कि वो अपने जैसे बना दें, उस दिन सफल हो जाएंगे। बाकी तो नौकरी का क्या मैम, दो दाने तो वैसे ही मिल ही जाएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सब बातों को सुनने के बाद जो लोग मुझे सुन रहे होंगे, मैं कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस निर्भेद के बारे में शेयर करना चाहूँगी। मैं देखती हूँ हमारे बच्चे, जिनको हम बहुत फैसिलिटेट करते हैं, जिनको हम अपर मिडिल क्लास के बच्चे कहते हैं, वो अपनी प्लेट भी उठा के नहीं रखते, अपना मेस संभालने में भी बहुत शर्म महसूस करते हैं। उनको बहुत शर्म महसूस होती है कि घर में अगर मेड नहीं आई है तो बच्चे बर्तन भी साफ नहीं करेंगे। उनके रूम से उनके बच्चे, मम्मियाँ जो हैं, बर्तन उठा के लाती हैं। लेकिन जब मैं निर्भेद में गई, द बेस्ट पार्ट वाज दिस, द वॉलंटियर्स वर सो ऑर्गेनाइज। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझसे लिया, थैंक यू बोला, और वो बच्चे एकदम मेरे साथ थे। ये जो चेन, ये जो डिग्निटी ऑफ लेबर, गिविंग सर्विसेज, दैट वाज वंडरफुल। और इसका जो पूरा का पूरा श्रेय जाता है टीम निर्भेद को ही जाता है। और जरूर जुड़िए, अपने बच्चों को एक बार जरूर सिखाइए कि अगर ईश्वर ने आपको कुछ दिया है तो उसको बांटना सीखो, समेटना नहीं, समाज के लिए। ऐसा मैं संदेश देना चाहूंगी निर्भेद में जाने के बाद।